अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह, कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इसमें आने से पहले, इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा यही कहते हैं कि ऐसी आइए, जरूर आप जरूर कॉल मिलाइए, जरूर आप आइए और इस प्रोग्राम में शामिल हुई। प्रोग्राम ही आप लोगों का है, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और किसी कॉलर पे ना जाएं, प्लीज टॉपिक पे रहें, टॉपिक पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ पहले जो फर्स्ट कॉलर है उनको मैं पहले एयर करती हूँ, उसके बाद दूसरे कॉलर का। ये देखिए, प्रोग्राम की खूबसूरती और प्रोग्राम की क्वालिटी देख लेंगे। कॉलर पहले से जाग रहे होते हैं और फौरन देख रहे होते हैं कि पहले कॉल हम कर लें। और जबकि प्रोग्राम में 2 मिनट ही सिर्फ होते हैं कि 2-3 मिनट मैं थोड़ा लेट हो जाऊं तो कॉलर पहले से आना शुरू हो जाते हैं कि जी हम पहले हमें ले लीजिएगा, पहले हमारी बात सुन लीजिएगा। तो फिर जब मैंने अब ईयर हुई तो फिर व्हाट्सएप की सेकंड कॉल आई है, तो मैं उनको सेकंड नंबर पे लूंगी। फर्स्ट नंबर पे मेरे साथ एक कॉलर है, उनको लेती हूँ। जी हेलो जी। अब आप बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बताइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वज़रा के नाम लिए, जिसमें कुछ लोगों के नाम नहीं लिए गए, टॉप 10 में जो नाम आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिनके नाम नहीं लिए गए उनको थोड़ा खतरा नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं देखिए, अगर उसूली तौर पे अभी तक या जो भी कुछ है जी, ये सर्टिफिकेट या अवार्ड अब ये उस सूरत में हो कि अवाम की नजर में कि अवाम दे, तो वो अवाम दे। जी जी जी। अवाम इस हिसाब से मेरे कहने का मकसद ये है कि वो लोग यानी कि उस कैंडिडेट से खुश हैं, उसके अपने इलाके का अगर वो था वजीर बना हुआ है तो वो ये सारी चीजें काउंट होती हैं। इस वक्त जो नॉमिनेशन वगैरह ये इन्होंने अवार्ड दिए हैं 10 वज़रा को, 10 वज़रा को दिए हैं जी। फवाद चौधरी को नहीं दिया, शिबली फराज को नहीं दिया गया, बहुत सारे लोगों को नाकाम दे दिया गया, जो फवाद चौधरी को भी बड़ा एतराज हो रहा है। हाँ, लेकिन नहीं मिला तो ये तो खैर ये उनका इशू है, या ये इन्होंने ये तरीकेकार निकाला है, पीटीआई ने किया है ताकि ये और काम करें। लेकिन वही वाली बात आ जाती है। तो क्या जिनको नहीं, मेरा सवाल ये है, अभी आपसे भी है और मेरे दूसरे कॉलर से भी यही सवाल है कि जिनको दिए गए हैं तो क्या उनकी कारकर्दगी से अब वज़ीर आज़म इमरान खान तो खुश है, तो क्या अवाम भी खुश है उनकी कारकर्दगी से? सवाल ये पैदा होता है। आप बताइए, क्या कहते हैं, मुराद सईद हो गए, बहुत जिनके नाम है आपको पता ही है, जिनको दिए हैं, शफकत महमूद हो गए, मुराद सईद हो गए, शीरी नंबर 1 पे तो मुराद सईद, मिर्जा हो गए जी, नंबर 2 पे असद उमर है जी। तो ऐसे शीरी मजारी जो है वो तीसरे नंबर, 5वें नंबर पे है शायद। हाँ, शफकत महमूद है जी, शफकत महमूद हैं, सही कह रहे हैं। मतलब खुसरू बख्तार हैं जी। तो मैं ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे अवाम खुश है? क्या उसमें है ना, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक दाऊद भी हैं, शेख रशीद को भी दे दिया गया, वो भी 9वां नंबर पे दिया गया है शेख रशीद को। तो ये बताएं कि अवाम उनसे खुश है या नहीं खुश है? वज़ीर आज़म इमरान खान तो उनकी कारकर्दगी से खुश है जो उन्होंने दिए हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि अवाम खुश है नहीं खुश है? बताइए आपकी क्या राय इसके अंदर? नहीं, देखिए अवाम कैसे खुश होगी, देखिए ये मैटर नहीं करता है कि सर्टिफिकेट असनाद दे देने से। आप इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट को आपको परफॉर्म करना है और आपकी परफॉर्मेंस अवाम के नजर में क्या है वो उसका सर्वे होना चाहिए ना, कि आप, यानी कि आप इस सर्वे से खुश नहीं है आप लोग, आपकी ये राय? नहीं, मैं तो न्यूट्रल, अगर आप अवाम की नजर में, जैसे मैं अवाम हूँ, मैं तो मैं यही कहूंगा ना भाई कि भाई ठीक है, मेरी नजर में तो ये उस वक्त होगा जब हम लोग देंगे, एक अवाम अवार्ड करेगी। जी जी, अगर अवाम वोट करेगी तो आपका मतलब कहने का ये है कि फिर तो एक जमहूरियत के हिसाब से अगर सोचे ना तो आप वही होता है ना, ये ना कि अगर बहुत आप अपनी तरफ से अगर तो आपने देखा ना कि फवाद चौधरी भी टॉप 10 में आना चाहते थे, पर वो बेचारे को आने से नाकाम कर दिया। परफॉर्म अब डिलीवर होता जाना, अगर तेजी हो जाती है ठीक है, वेल एंड गुड। आपका ये साल, 1.25 साल, 1.5 साल, इस वक्त आपको डिलीवर करने का ही टाइम होगा ना, ये कि ये इस तरीके से। और आपने देखा था ना, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं जो अपनी टीम सिलेक्ट कर रहा हूँ वो बहुत काम की टीम है, बहुत काबीना छोटी टीम पे बनाई जाएगी। आखिर में ये भी तंबीह की कि वो वज़रा जो अपने जिनके पास कलमदान है, वज़रा को अपनी परफॉर्मेंस में और इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी और लाने के लिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में, उनका भी एक नजरिया है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कुछ ऐसी चीज हो जिससे हम ये कहें
कि देखिए ये पिछली 5 साल की हुकूमत में हमें क्या मुश्किलात थी, और अब इस वक्त ये हम आखिरी लम्हात में हमने ये कर दिए। तो ये सारी चीजें काउंट जब करेंगे ना, जब आप डिलीवर करते चले जाएंगे जी। आप उनको छोड़ दें, इनके एहतसाब को छोड़ दें। इनको 18 तारीख वाला, आपको मैं 18 तारीख सुन रहा था वसीम बदामी के शो में, ये बाद में 11th आवर में भी बात हो रही थी कि भाई उनकी डेट से 18 फरवरी को क्यों हो गई है कोई डेट। अगर हो सकता है कॉलर से पता चल जाएगा कि भाई क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि केस तो लग रहे हैं, केस तो बैक टू बैक जाएंगे जी। वो तो और बात है कि वो स्टे ऑर्डर ले लें या कुछ ना कुछ, मतलब मेडिकल रीजन ग्राउंड पे ना, ये तो सारी चीजें हर हथकंडे इस्तेमाल तो हर आदमी करता है जो एक जमहूरी हक है, और कानून के हिसाब से उन्होंने इसीलिए एडवाइजर रखे हुए अपने। वो सब एडवाइजर ऐसे काम करते हैं, वो जाहिर सी बात है जज को भी करना पड़ता है जो इसमें होता है कानून के हिसाब से। ये सब चीजें हो रही है ना। देखें, सबसे ज्यादा जो ऑनेस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सिर्फ आ रही है ये लोग कानूनी के हिसाब से हथकंडे इस्तेमाल करते हुए, कोई भी हो, अगर पीटीआई भी होती, पीटीआई भी यही करती कि वो स्टे ऑर्डर लेती या कोई ना कोई मेडिकल ग्राउंड पे कुछ रीजन ऐसी देते हैं तो वो डेट आगे बढ़ती जाती है। तो डेटें लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है कानून के हिसाब से भी। और यानी कि आपका मतलब कहने का ये कि है ना, ये जो दिए हैं ये आवाम देती तो ज्यादा बेहतर था, इमरान खान ने जो दिए थे बताए। चलें आप 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, फिर मैं उनसे भी ले लूँ, उनके क्या राय देखती हूँ। जी हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम जी। अब आप बताइए आपकी क्या राय है, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने टॉप 10 के जो दिए हैं वुज़रा को, तो आप क्या कहते हैं कि उन वुज़रा से आप मुतमईन हैं जो वुज़रा को उनको दिए गए हैं? तो सही, मैं जरा तफसीली देता हूँ। जिगर थाम के बैठो का मेरी बारी आई जी। पंजाबी में कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियां तो मुड़ मुड़ अपने कार। अंजमन सताइश बामे की प्राइमरी क्लास के तलबा को सामने बिठाकर तोहम परस्ती के शिकार नालायक वज़ीर आज़म ने आज फिर काले कपड़े पहनकर मैट्रिक पास हेडमास्टर की तरह अपने वज़रा की अक्सरियत पर खुद भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया और अदम एतमाद का इजहार करते हुए 10 नंबरी वज़रा की लिस्ट जारी कर दी जी, जिनको तारीफी सर्टिफिकेट की तकरीब हुई। उसमें यह है कि सब वजारतों के अमला और वज़रा को तकरीब में मदऊ किया गया, लेकिन सिर्फ 12 वज़रा जो है उसमें आए शरीक हुए जी। तो बाकियों ने तकरीब का बाइकाट किया। तो उन्होंने नालायक आज़म को अपना मजबूर किया है कि नुश्ता दीवार पढ़ लें कि सजा की जब आती है तो कैसे पत्ते जो है वो टहनी का साथ जो है वो छोड़ देते हैं जी। आज की जरा आप अंदाजा लगाएं जी कि आज वज़ीर आज़म ने जो अदम एतमाद किया उसमें मैं तफसील देता हूँ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना की नाकामी का इतराफ कर दिया, यानी कि जिसके बारे में ये ढोल पीट रहे थे कि हमने IMF से मुज़ाकरात के बाद उसने मुल्क को दुरुस्त बिंदु में डाल दिया, तो उसको इन्होंने घास नहीं डाली। मईशत बारे वजीर जो थे उनको घास नहीं डाली, उसका मतलब ये हुआ कि मईशत की सूरत हाल खराब है। कुदरती गैस और LNG के बदइंतजामी करके उसने उस वजीर ने मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, उसको आपने तस्लीम किया जी। सफारती मामलात बारे वजीर जो है वो मुंह देखते रहे। ये इस बात का इकरार था कि खराब खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान तनाई का शिकार है। इमरान खान के लिए रोजाना अपोजिशन को गालियां निकालने और अवाम की नजरों में जलील होने वाले फवाद चौधरी ट्वीट के जरिए आज इमरान खान से शिकवा करते पाए गए। ये इस बात की गवाही है कि झूठ के पाँव नहीं होते और ये कि अवाम फाशिस्ट इमरानी गैंग के प्रोपेगेंडा को रद्द कर चुकी है जी। अब आप देखें कि परफॉर्मेंस के मुकाबले की बात हो रही है। जब कोई काम ही नहीं हो रहा तो मुकाबला किससे कर रही है? जो मुकाबला लोग करते हैं वो पिछले दौर से करते हैं या पिछले सालों से करते हैं, ये मुकाबला किस चीज का कर रहे हैं? बात लगता है कि इंदों में काना राजा की तलाश वाली बात है। उनका क्राइटेरिया क्या था? स्वाय गालियां निकालना और अपोजिशन को अपना तनकीद का निशाना भी, इसके अलावा कोई नहीं। बात यह है कि बेसिकली मक्खियां मारने का जो है वो मुकाबला था कि किसने एक मक्खी मारी और कौन जो है 30 मार खान बनाया। अब जो है कि वजीर आजम इससे पहले के वजीरों का अपना परफॉर्मेंस का फैसला करते, पहले अपनी परफॉर्मेंस तो बता देते। दुनिया जो है वो खुद पर वजीर आजम की परफॉर्मेंस को गटर की तह में अपना देखती है। दुनिया के मुतबिर अदारे आपके हर शोबा में आपको डाउनग्रेड कर रहे हैं। अवाम की नजर में परफॉर्मेंस अगर देखनी है आपने एक सेकंड जल्दी जी जल्दी से दे दें अपना मैसेज जी।
अरे पहले मैं ये मैसेज ले लूं उनका, फिर आप लोगों को लेती हूँ, होल्ड पे रहें। जी जी जी, अवाम की नजर में परफॉर्मेंस को देखना जरूरी होता है। बाज अगर आपने गलियों आपने परफॉर्मेंस देखनी है तो गलियों सड़कों पे आकर जरा देखें, यहाँ उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची में लोगों आपको गालियां निकाल रहे हैं। और अगर ज्यादा शौक है तो किसी डीएचए में जाकर देख लें, वो अंग्रेजी में भी गालियां निकाल रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है कैबिनेट जो है मुंतखब की जाती है कि वो परफॉर्म करेगी, इसलिए नहीं की जाएगी कि वो अपना उसमें आप स्टूल पिक करेंगे कि उसने काम किया नहीं किया। अगर किसी ने काम नहीं किया तो उसको किक आउट किया जाता है। ये चूंकि खुद नालायक है, इसलिए ये नालायकों को इकट्ठा कर तो नालायकों में से अंदों में काना राजा तलाश कर रहे हैं। थैंक यू। जी जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम। अच्छा, अब ये आज तो बहुत ही मजेदार बात हुई है जी। ये एक और तारीखी वाकया हुआ है पाकिस्तान में जी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़ी हिमाकत जी कोई कैसे कर सकता है। और मैंने कहा था कि ये आदमी भाई नहीं है लीडर, सियासतदान, इतनी बड़ी कोई हिमाकत कर सकता है, वो भी 3.5 साल के बाद। जी आप देखें मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ी काबीना है, ठीक है। अब तारीखी काबीना में आपने 10 लोग सिलेक्ट करे जी। अच्छा, अब कोई भी मुल्क जो चलता है उसकी जो 4 बड़ी वजारतें होती हैं वो होती हैं खारजा, दाखिला, दिफा और जी, ठीक है ना जी। अब आपके 10 वजीरों को जो आपने सिलेक्ट करा उसमें से तो 3 है ही नहीं जी। यानी खारजा का वजीर नहीं है उसमें। अभी चाइना का इन्होंने दौरा करा, इतना बड़ा कामयाब दौरा, उसके बावजूद जो है उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिली। फिर आप देखें जो वजीर दफा है परवेज खटक, जिनकी कारकर्दगी सबसे बेहतरीन थी जी, यानी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला थे, और फिर उसके बाद अब और वो भी नहीं आए। अच्छा, आप देखें कि दाखिला नहीं आया, खारजा दाखिला 9वें नंबर पे आया, 9वें नंबर पे आया जी। आप सोचिए शेख रशीद 9वें नंबर पे आए, ये देखिए आप अंदाजा लगाएं। तो 50 से ज्यादा वजीर सफीर में, यानी कि जो 4 बड़ी वजारतें हैं जी, आप कह रहे हैं कि वो उनके वजीर नाअहल, निकम्मे, कामचोर हैं जो अपना काम कर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वजीर आजम खुद कह रहे हैं जी। और जी उन्होंने खुद अदम इत्मीनान कर दिया अपने 4 बड़े, और तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारे बेकार, लेकिन 4 बड़ी वजारतें हैं जिससे मुल्क चलता है। यानी शौकत तरीन वो भी नहीं आए उनके अच्छी कारकर्दगी में। और खारजा के वजीर हमारे महमूद कुरैशी नहीं आए, शाह महमूद कुरैशी नहीं आए। तो भाई शाह महमूद कुरैशी को नहीं आए, जिसपे बिलावल भुट्टो ने देखा आपने कितना बड़ी बात बोली शाह महमूद कुरैशी को, शायद आपने सुना जी। बट आई एम जस्ट टेलिंग माय ओपिनियन के वो जो है, आप देखें कि जो हर आप अगर सियासतदान भी होते, अगर आप सिलेक्शन भी कर लेते सही, तो आप इनको आगे रखते 4 बड़ी वजारतों को, और आप बताते कि भाई इनकी ये कारकर्दगी जी। ये तो वजारतें, अब खुसरो बख्तियार चोर आदमी, उसको आप सर्टिफिकेशन दे रहे हो जी। तो आपने तो खुद अपनी काबीना पे अपने खुसरो बख्तियार को तो उन्होंने 6ठे नंबर पे दे दिया। आप सोचें 6ठे नंबर पे लेकर आए इनको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप खुद देखें इन्होंने क्या हरकत करी है। ये इनका मजाक लोग नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे जी। इतने बड़ी हमाकत कोई भी नहीं कर सकता। यानी आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो वजीर आजम 3.5 साल से आपने सिलेक्ट करे, हमने सिलेक्ट नहीं करे। ये वो लोग हैं जो आपके सिलेक्टेड हैं, जिनको आपने चुना कि ये बेहतरीन लोग हैं। जैसे ये कहते थे कि वो हमारा असद क्या नाम उमर जो है वो असद उमर जी क्या कर देगा, ठीक है ना जी। ये आपने शाह महमूद कुरैशी और ये जितने लोग हैं इसको आपने सिलेक्ट करा, उसके बाद आप मुतमईन नहीं हुए तो आपने इन्हीं लोगों की वजारतें भी तब्दील करी, और आपने कहा कि ये दूसरी वजारतों में इससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और उसके बाद हाल ये 3.5 साल बाद उनमें से एक भी बेहतर कारकर्दगी पे नहीं उतरा, और अदम एतमाद का इजहार कर दिया हमारे वजीर आजम ने खुद। यानी जो बात हम कहते थे 4 साल, जो बात आप 4 साल से आप लोग कह रहे थे, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगा फिल वक्त में, फिर मैं आता हूँ बाद में दोबारा। ओके जी। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो ये कि ये सब मफरूजे पे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप हो रहा है। भाई उनको सवाबदीद हासिल है, अपनी पार्टी को वो अवार्ड दे रहे हैं।
अपने पार्टी का वो नंबर लगा रहे हैं। तो इसमें आज देखें ये दोनों कौन तो फवाद चौधरी याद आ रहे हैं जो गालियां देते थे। मगर आप ये सवाल ये पैदा होता है कि बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया है तो सही लोगों को चुना है, इनकी कारकर्दगी से अवाम भी खुश है या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही खुश है वज़रा को जो दिया है? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। मैं ये सवाल नहीं कर जी ये सवाल तो जब इलेक्शन होगा ना। हाँ नहीं, अभी आप बताइए कि अवाम भी खुश है इन वज़रा से जो इनकी कारकर्दगी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही से खुश हैं और उन्हें उनको सराहा गया और उनको दिया गया? जी भाई पहले तो मेरे नजदीक ये जो भी काम हो रहा है ये कोई मैटर नहीं रखता। अच्छा, ऑलवेज आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका मिशन है वो मैटर रखता है। अब ये सवाबदीद हासिल है उनका, वो किसी को नंबर 1 दे, नंबर 10 दे, ये मतलब इसमें जान ही नहीं और किसी को दे ही ना, जैसे फवाद चौधरी को नहीं दिया। आप सोचे शिबली वराज को जी आप देखें ना 14 शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया। आप देखें सोचे सुने तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अभी तो इमरान खान को देखेगा, अदम एतमाद की तहरीक को देखते हैं कौन कितने लोग है ना इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब इमरान खान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अभी तो 4 दिन पहले तो वो है आपका बजट का वो इलेक्शन हुआ, बजट मंजूर हुआ, तो कहाँ थे वो लोग? उनके 4 दिन में सब चले गए। अभी कश्मीर के चले मेरे साथ रहे, मेरे साथ ही रहे आप। जरा पाकिस्तान के कॉलर भी उनको भी ले लूं। जी हेलो जी, आप मेरे साथ ही रहे आप भी। जी जी बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मैम मुबारक हो बहुत बहुत तहरीक इंसाफ वालों को। 40 इनके वजीर जो फेल हो चुके हैं और 10 इनके पास हुए हैं जी, और ये अभी टीम बना रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए जी। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी वजीर खारजा की जो है वो किसी जगह भी उन्होंने लेके आए। वो इतनी अहम तरीन है, कश्मीर का मौजू देख रही है, वो इंडिया के साथ है, वो सबके साथ वजारत खारजा इतनी अहम पोस्ट है, तो वो तो मेरे ख्याल में 10 नंबर में भी नहीं आई जी। ठीक है, देखने वाली बात ये है कि खुसरो बख्तियार साहब जो 3 दफा पहले उनकी वजारतें बदली गई हैं और उसके बाद अब चौथी वजारत, ठीक है, अब उनको दी है तो वो कामयाब हो गई। और सनतो पैदावार का हाल ये देख लें आपके खाद के लिए जो है वो लोग रोड पे आ रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लोग परेशान है, किसान परेशान है और खुसरो बख्तियार को उन्होंने इनाम दे दिया। ये तो हमारे सवाल यही तो पैदा होता है कि आवाम खुश है उनके वज़रा से या नहीं खुश है, या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही खुश है? मैं वही बता रहा हूँ ना कि सनतो पैदावार के वो वजीर है, उनके पूरे खानदान का नाम स्कैंडल में है और उनको इनाम दिया जा रहा है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कहाँ की बात है कि आपको पता ही नहीं चल रहा? आपकी वजारतें जो इतलात है वो कहीं की भी नहीं। फवाद चौधरी को ऐसे उन्होंने रखा हुआ था वो बस टाटा करने के लिए, वो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ, वो भी फेल हो गया जी। आप मैं तो माशाल्लाह भाई सोने शहजादे बाद में दरमियान में नहीं बोलना आपने, मुझे बात कंप्लीट करने दे, बाद में बोल लेना आपने, क्योंकि आज आपकी जो है ना वो शौकत तरीन मुझे याद आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी आपको याद आ रहे हैं? अब देखें, अब मुझे ये बताएं शाह महमूद कुरैशी, इसका मतलब ये हुआ ना कि इतनी वजारत खारजा जो इतनी अहम पोस्ट है जी, वो 10वें नंबर पे भी नहीं आई, वो फेल हो चुकी है। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? 5 साल इनके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, कह रहे ना कि अहम पोस्ट है। आज इनके पाँव पे पाँव आया, इनको दर्द हो रहा है, अब इन्होंने चुप नहीं करना, आज इनकी बस हो गई है। खान ने इनके तवक्कुआत पे पानी फेर दिया सारा, बोंगी की उसने इंतहा कर दिया, इतनी बड़ी बोंगी मारी है प्राइम मिनिस्टर ने कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना जी, ऐसे करते हैं। और जब आपको पता है कि आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आपने एक नए कट्टा खोल दिया दरमियान में इनाम देने का, ठीक है, परफॉर्मेंस का। फिर बात आपने सही कही, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन ने कहा 70 साल में इमरान खान सियासत नहीं सीख सके, तो आप बताएं कि इमरान खान सियासत 70 साल में भी नहीं सीख सके, तो अब 3 साल की, अब कहेंगे 3 साल, मगर जद्दोजहद तो इमरान खान की बहुत पुरानी है ना, तो सियासत नहीं सीख सके। जी अब बोले आप। जी इमरान खान इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जो मौजूद है ना हमारा जी, कि ये इन्होंने महंगाई को छोड़ दिया, बिजली पानी गैस सबको, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देखे ना कि अपोजिशन किस पे बात कर रही है, ये हिकमत नहीं समझेंगे खान साहब की कि इनको लगा दिया इधर, वो खान साहब अपना काम कर रहे हैं,
वो जो इनका मिशन है नेक्स्ट इलेक्शन, तो उन्होंने इधर इनको उलझा दिया कि आज वो फवाद चौधरी को इनके मुंह से फवाद चौधरी याद आ रहा है, इनके मुंह से वो फॉरेन मिनिस्टर याद आ रहा है शौकत तरीन, जिनको ये गालियां देते थे। इमरान खान ने इनको इधर लगा दिया कि भाई आप डिस्कस करें, आप जो भी करें, और इमरान खान को सवाबदीद हासिल है अपनी पार्टी का कि वो किसी को नंबर 1 दे। ये कोई कौन सा होता है, ये कोई कौन सा डेजिग्नेशन है इससे आप तरक्की करेंगे? ये एक हिकमत है, इन्होंने इसने चाल चली है कि जो अपोजिशन गेम खेली थी उसको थोड़ा सा जर्ब लगाया है। अब सब डिस्कस क्या कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, सारा मीडिया ठंडा कर दिया उनको। फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, मरियम कैदी रोजाना चीख रही है, अभी वो कैदी वो जो प्लेट लेने गया वो परेशान है, वो भी इस पे बात कर रहा है कि ये नंबर 1 का नंबर 2 कौन है। वो हाथाती चेयरमैन इस पे बात कर रहा है ना, वो महंगाई पे कर रहा है। ये इनको पता नहीं है कि हिकमत क्या होती है। सिर्फ इन्होंने 80s और 90s का सीखा है कि जरदारी को गाली दो, जरदारी नवाज शरीफ को गाली दे, तो सब इनको पसंद आएगा कि हाँ ये वैसी सियासत चल रही है, when they will like it। तो इनको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना, तो 70 साल में 3 साल में इनकी आदत कैसे सही होगी? तो इनको टाइम लगेगा, अगले इलेक्शन में फिर ये लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी जी हेलो, आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन को भी सलाम। जी कारकर्दगी आपसे पूछकर तो नहीं इमरान खान बताएगा, जो उनका क्राइटेरिया बनाया गया है उसी पे वो कारकर्दगी चेक करेंगे, और हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद दूसरों के नाम भी आ जाएं। लेकिन आज मुझे एक बात की बहुत खुशी है समीना, यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया। कहते हैं ना सच मुंह पे आ जाता है। अभी एक साहब ने खुद तस्लीम कर लिया जो कल तक तस्लीम नहीं करते थे कि चाइना का कामयाब दौरा जिन लोगों ने किया उनका नाम क्यों नहीं है। तो कम अज कम आपने ये तो तस्लीम कर लिया कि चाइना का कामयाब दौरा किया है इमरान खान ने। ये बात सुन के आज मुझे बहुत दिली खुशी हुई कि जो लोग झूठ बोलते थे आज सच आ गया उनके जुबान पे। यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया। ये इससे बढ़ के और मुझे कोई बात ही नहीं आज खुशी की महसूस हो रही कि सच कहते हैं ना छुपता नहीं है, कितना भी छुपा लो मुंह पे आता है। आज बोल दिया कि चाइना का कामयाब दौरा जो करके आए उनका नाम क्यों नहीं है, तो इसका मतलब चाइना का कामयाब दौरा हुआ है। आज आपने खुद तस्लीम कर लिया। मैं यही कहना चाहता हूँ फिलहाल। चलें, फिलहाल आप यही कहना चाहते हैं। 2 कॉलर मेरे साथ होल्ड पे थे। जी जी हेलो जी जी आप देखें कि सबसे नंबर 1 पे आ गए जी मुराद सईद ने बाजी मार दी जी, इमरान खान ने नंबर 1 करार दे दिया। हालांकि इनके दौर में महकमा डाक में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ जी। 118 अरब रुपए का वो स्कैंडल है जो अभी बैंक के साथ इनका डिजिटल उसका मुआहदा था। उसके बाद ये है कि इनका दूसरा कारनामा ये था कि 400 का टोल टैक्स जो है उसको अपना 1300 कर दिया। तीसरा इनका कारनामा था कि मुराद सईद ने 1 घंटे में 2 पेपर अपना पेशावर यूनिवर्सिटी से पास किया है। और उस बात ये है कि मुराद सईद की 3 खूबियां हैं। एक खूबी है कि इसको गाली गलौज खूब आती है, दूसरी ये है कि करप्शन में ये काफी माहिर है, और तीसरी खूबी वो है जिसका तज़किरा रियाम खान ने अपनी किताब में किया या अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असेंबली के इजलास में किया। उसके बाद आ जाए असद उमर साहब। एक सेकंड होल्ड करें। जी जी हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। चलो उसने 10 वजीर तो चुन लिए है ना, तो मियाँ साहब तो सारी जिंदगी 14 वजारतें खुद ही लेके घूम रहे थे। उनके पास तो कोई है ही नहीं था, वो मियाँ साहब ही थे पूरे मुल्क में। 12 से 14 वजारतें थी मियाँ साहब के पास। इनसे कहें कि वो भी बात करें। चलो कम से कम उसने अपने फेवरेट 10 लोग तो चुन लिए, कुछ काम करेंगे। दूसरे 10 नेक्स्ट बार और 6 माह में आ जाएंगे, 20 हो जाएंगे उसके पास। तो मियाँ साहब तो अकेले थे, 12 से 14 वजारतें घूम के देख रहे थे। वो क्या कर सकता था? 14 जगह पे एक आदमी कैसे जा सकता है? और भट्ट साहब के लिए मैं एक गाना सुनाता हूँ। आज मैंने जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया, अब आज गाना सुनाता हूँ। काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश से, जला नहीं करो, वो खूबसूरत लगता है काला जोड़ा पहन के भी। तो चलो मेरे 30 सेकंड पूरे हो गए, 30 सेकंड के बाद तो आएंगे। खुदा जी हेलो जी ये डेमोक्रेसी है ये कि आपने कभी देखा कि इस तरीके से आपको हर चीज नहीं लग रही है कि डेमोक्रेसी है, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं।
अब ये कॉलर को बोले महंगाई कहाँ गई, ये मैंने कहा ना हिकमत को नहीं समझता इमरान खान के। इमरान खान ने इनको उलझा दिया है टॉप 10 में। आप ये बात क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको प्रॉब्लम है फवाद चौधरी और बराबर नाकाम जिनके नाम नहीं आए, देखे ना कितने लोगों के नाम नहीं आए, जिन लोगों के नाम आए उनको देखे ना, फवाद चौधरी को भी खतरा लगा हुआ है, उन बुजरा को भी खतरा लगा है जिनके नाम नहीं आए, तो क्या उनको अलग हटाया जा रहा है? कराची के कॉलर ने क्या कहा कि अहम वजारतें, फॉरेन मिनिस्टर अहम, मुस्लिम लीग नून के पास 5 साल हुकूमत रही है और वो कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। कोई नाम बता दे कौन था फॉरेन मिनिस्टर? तो अहम वजारत में कहाँ है आपके पास मिनिस्टर? तो बात ये कि ये सब कोरोना से पहले सारी दुनिया तब्दील हो गई, आपको भी तब्दील होना है, 1980 से निकल जाए, ये इमरान खान है। थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, बिजी हूँ, लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ मैं प्रोग्राम में कॉल कर लेता हूँ, बेहतर है। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपको इतना ख्याल करते हैं, आपके प्रोग्राम में आपने मैसेज देना है। आज तो बहुत अहम बात करनी है ना आपने जी। अहम क्या बात करनी है, वाकई जोकर आजम है ये। मतलब एक मिसाल आपने सुनी होगी, अंधा बांटे रेवड़ियां अपनो अपनो। जी, आप ये देखे ना कितने नाकाम जो उजरा है उनके नाम बता दें कि जिन जिनको नहीं दिया। कामयाब उजरा के तो नाम बता दिए इन्होंने, जो कामयाब हुए ना उजरा उनके तो नाम बता दिए, जो नाकाम उजरा है उनके नाम बता दें आप क्यों नहीं आए, जबकि हर वक्त टीवी चैनल पे तो वही चाह रहते थे जिनके नाम नहीं लिए गए इन्होंने, नाकाम उजरा के। आप देखिए सुबह से जब टीवी ऑन करो हर चैनल पे कोई ना कोई वो उजरा होता था, पर उनके नाम ही नहीं है सिरे से। अभी वो भाई कह रहे थे महंगाई प्राइम प्रॉब्लम है पाकिस्तान का जी। उसको ये गवर्नमेंट जो है ना कुछ करके इनसे कुछ बनता है नहीं, रोज नया कोई जोकर सोचा छोड़ देते हैं ये सारे। ठीक है, और भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा कि नंबर 1 मुराद सही दिया था। तो कादिर पटेल की मैं कहता हूँ आप भी सुना करें, तो बहुत खरी बातें करता है असेंबली में जी, ठीक है ना। और मुराद सही थी, हमें लग रहा था कि उसको फर्स्ट सही दिया इन्होंने एनीवे। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि ठीक है चलो इन्होंने कर दिया, वो तो एक मजाक की बात थी, लेकिन जो इन्होंने किया है चलो ठीक है जी, ऐसा होना चाहिए था। मैं हैरान हो गया आज सुन के कि गुजरात की सबसे बड़ी फौज जो है वो इमरान खान के दौर में है, जो बंदा कहा करता था कि नहीं ये तो इतना खर्चा कर दिया, इतने वो चीजें इनके पास है। इनके तो कल वो एक भाई कह रहे थे ना कि एडवाइजर, और उसका नीचे एडवाइजर। ओ भाई तुम लोगों ने कौम का पैसा तो ऐसे भी तो बर्बाद किया तुम लोगों ने। ठीक है, और मियां साहब ने 14 सीटें रखी थी, चलो 14 सीटों के पैसे तो बचे। तो फजूल में लोगों को इन्होंने रखा हुआ अपने आगे पीछे, उसको कम करें और जरा पुख्ता काम करें। अब अवाम को भी देख लें, इनामात वगैरह आपस में बांटना खत्म करें और बेचारी आवाम के लिए सोचे। यही सवाल तो यही पैदा होता है कि जो दिए गए हैं क्या वो आवाम के लिए, आवाम उनसे खुश है या सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान खुश है? सवाल मेरा यही है। मुझे तो हंसी आ रही है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज जी। जी हेलो जी, हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। रंगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के जितने भी वुज़रा हैं और जितने उनके मशीरान हैं उन सबकी कारकर्दगी का अंदाजा तो आवाम के अहलकार से लगाया जा सकता है। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब मैच का इख्तिताम हो जाता है ना, दी एंड होने वाला होता है, दी एंड हो जाता है बल्कि, उसके बाद जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं, तो लगता है कि ये उनके मैच का भी इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है उनकी हुकूमत का, तभी अब वो जाते जाते जो दूसरों को अवार्ड से नवाज रहे हैं। यही कहना चाहती थी। और सभी ने बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी 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 जी। आज का जो वाकया हुआ है जबरदस्त किस्म का, ये इसकी 3 वजूहात खोल सकती हैं जी। और ये 3 वजूहात, एक चीज होती है इनको, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इनको कोविड हुआ था, तो एक चीज होती है इसको कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। या तो इनको ये हुआ है, या तो फिर ये है कि ये कहाँ उठ बैठने लगे, ये पता करना पड़ेगा हमें, है ना। वो मैन इज ओन द कंपनी ही कीप्स। अब ये जो अहमकाना हरकतें, ये तो अजीब जोकरपना है, ये तो देखना पड़ेगा कहाँ उठ बैठ रहे हैं। या तीसरी जो खास वजह हो सकती है वो मुझे लगता है कि वाकई पाकिस्तान जो है भंग जो है वो बड़ी आला क्वालिटी की प्रोड्यूस करने लगा है। ये 3 ही वजूहात हो सकती है, इसके अलावा कोई चौथी वजह तो नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। जी 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 जी
जी आज ये है कि एक कॉलर ने बात पूछा था कि ऐसी हमाकत इन्होंने क्यों की। बात यह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नियामक हो तो आप उससे ये तवक्को रखते हैं कि उसके महदूद दिमाग में अकल के मोती पड़े हुए होंगे। दूसरी बात यह है कि माहितियों की ज़हनी हालत का अंदाजा लगाएं कि इमरान खान की अपना गोंगियों का दफा करने के बजाय दूसरे कॉलर के अल्फाज को चुग रहे हैं। अच्छा, अब जो है दूसरी बात यह है कि काला जोड़ी की बात हुई। काला जोड़ा इतना ना पहने कि मुंह ही काला हो जाए, इसलिए एहतियात जरूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आ जाती हैं, मैंने पहले वजीर की अपना खूबी बताई थी। अब दूसरा वजीर था असद उमर, जिसको नियाजी साहब ने आते ही वजारत खजाना सौंपी और चंद महीनों के बाद जो है वहां से किक आउट कर दिया कि ये नाकाम हुआ है और अब उसको तमगों से नवाज रहे हैं। बात यह है कि वाहिद हुकूमत है जो बुरी कारकर्दगी के ऊपर इनामात से जो है वो नवाज रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरे शफकत महमूद साहब। शफकत महमूद साहब वो हैं, इनके पास तालीम है, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से तलबा का इतना नुकसान हुआ, ना कोई वाज़ा पॉलिसी ना बना सके, जिस वजह से तालीमों की एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई। आगे आ जाए शीरी मजारी, ये है इंसानी हकूक की अपना वजारत है इनके पास जी। अब जो है वर्ल्ड ह्यूमन राइट वॉच जो है वो कहता है कि पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। साफियों को अगवा कर लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, सिविल सोसाइटी मीडिया को कंट्रोल करके सिविल लिबर्टी को दबाया जाता है, इंसानी हकूक का बेड़ा गर्क किया जाता है, इंसानों को वहां पे लापता किया जाता है और लापता करने के बाद उनको मार दिया जाता है। तो इन मामला के वजीर को जो है वो आप जो है वो तमगा दे रहे हैं। उसके बाद आ जाए आते हैं खुसरो बख्तियार साहब जी। अगर कलर है तो मैं बाद में आ जाता हूँ नहीं बोले अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं खुसरो बख्तियार साहब। इनके पास मिनिस्ट्री है इंडस्ट्री और प्रोडक्शन की। ये वो साहब हैं जिन्होंने आते ही जो है सबसे पहले चीनी स्कैंडल इनके नाम से मंसूब हुआ, फिर गन्नम स्कैंडल इनसे मंसूब हुआ। चीनी स्कैंडल में इन्होंने 33 अरब रुपया कमाया। उसके बाद यह है कि चीनी में पहले इन्होंने शॉर्टेज की और उसके बाद कीमत अपना जब बढ़ गई तो फिर उसमें प्रोडक्शन की और उसके ऊपर फिर जो है वो सब्सिडी ली। उसके बाद आ जाते हैं मोई यूसुफ साहब। इनके पास नेशनल सिक्योरिटी है। नेशनल सिक्योरिटी का ये हाल है कि चीन भी आपको मुंह नहीं लगाता, इंडिया भी आपको मुंह नहीं लगाता, अपना अमेरिका जो है वो आपको मुंह नहीं लगाता। हालत ये हो गई है नेशनल सिक्योरिटी की, अफगानिस्तान की वजारत खारजा का फरमान जो है वो इमरान खान को कहता है कि आप किस खेत की मूली हैं, आप हमें मशवरा देना बंद कर दें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। ये वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं जिन्होंने आते ही पहले हफ्ते में ये फरमाया कि सी पैक को 3 साल के लिए बंद कर दिया जाए। ये बयान दे के उन्होंने सी पैक को अमलन बंद करा दिया। उसके बाद इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। डेस्कॉन की इनकी कंपनी है, उसको जो है वो एक डैम बन रहा है, उसका इसको अपना प्रोजेक्ट अपना दिया गया। अगर अब्दुल रज़ाक की कारकर्दगी पूछनी है तो आप जरा बाजारों में जाके दुकानदारों से पूछें तो पता चल जाएगी। अब आ जाए शेख रशीद साहब के पास। शेख रशीद साहब पहले रेलवे के वजीर रहे। उनके दौर में 79 जो है हादसे हुए। एक हादसे में तकरीबन 70 बंदे जल गए। तो इसके अलावा इनके दौर में जो है रेलवे को अपना तारीख का बदतरीन खसारा हुआ। जब से ये वजीर बने हैं 179 अपना दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, 279 फौजी शहीद हो चुके हैं, 369 सिविलियन शहीद हो चुके हैं, 570 जो है वो अपना जख्मी अफराद हैं। तो इसके ऊपर जो अभी जो नोशकी और पंजगूर में वाक़या हुआ इसकी जिम्मेदारी भी इनकी आती है, क्योंकि एफसी और रेंजर जो है वजारत दाखिला के अंडर होते हैं, वो इनके डोमेन में है। तो वहाँ भी नाकामी हुई, उसका भी इनकी जिम्मेदारी है। उसकी इन सारी अपना बदनामियों के ऊपर इनको जो है वो तमगा अपना दे दिया। वखरे इमाम साहब हैं, ये फूड सिक्योरिटी के, ये वही साहब हैं जिन्होंने कौमी असम्बली में कहा था कि वो 5 मिलियन जो है गन्नम पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई है। जो वजीर जिसको ये पता नहीं है कि सरकारी गोदामों से 5 मिलियन जो है गन्नम कहाँ पे चली गई है, तो उसको जो है तमगे से नवाज रहे हैं। अब आखिरी आ जाए कि सामिया मिस्टर के ऊपर नागांव में जो बनाई थी उन्होंने, अभी 2 साल हुए तो वो अपना सब टपक रही है और उनके अपना काबिल इस्तेमाल नहीं थी। उनमें आप जराइम पेशा लोग रह रहे हैं। लंगर खाने और सिलानी फाउंडेशन के लेके उनके अपने लेबल लगा दिए। उसके बाद अंडे कुकड़े मुर्गियों की प्रोजेक्ट शुरू किया और मुर्गियों के बजाय मुर्गे दे दिए। तो मुर्गे कहाँ से अंडे देंगे, उनका रोजगार चलेगा। ये इनकी मतलब है वो अपना कुल जो है अहसास है, उनकी काबिलियत है। तो उससे आप अंदाजा लगा लें
एक मेरा वजीर इस अपना काबिलियत के हैं, तो उनका जो लीडर है वो कैसी अहलियत का होगा। जी जनाब। हेलो जी। एक तरफ आप कहते हैं कि 30 सेकंड का मैसेज दो और यहाँ तकरीरें पूरी चलती हैं, सुनना ही क्या हो रहा है आपके प्रोग्राम में? इस तरह से तो प्रोग्राम से बहुत अच्छा हो रहा है, बोर हो जाते हैं लोग सुनने वाले। ज़ाहिर बात है। मतलब वो असल बात ये थी कि जिन बुजरा के है ना जिनको कामयाब करार दिया गया उनकी थोड़ा तफसील बता रहे थे। हाँ। इस तरह से प्रोग्राम तो मजा खत्म हो जाता है। चले नहीं, मजा तो अभी शुरू हुआ है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। इस तरह से जी प्रोग्राम का मजा वो असल में तसल्सल से है ना वो तफसील बता रहे थे कि किस बुजरा की क्या कारकर्दगी है। लिमिट करें आप। देखें एक बुजरा की वो हर बुजरा की ना तफसील बता रहे थे कि उन्होंने क्या कारकर्दगी की। ज्यादा बोलना शुरू कर दूं तो यहाँ तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। देखिए अगर बुजरा की आप नाकाम बुजरा के नाम बता देंगे, उनकी नाकामी क्या है, आप उनकी तफसील बयान कर दें तो मैं सुनूंगी। बताएं जिनको बुजरा को नहीं दिया गया, फवाद चौधरी, शिबली फराज, जितने भी लोग हैं, शाह महमूद फैजी, उनकी नाकामी के वो बताएं। आप मैं तफसील से लेती हूँ आपसे। लड़ाई झगड़े में पूरा कर दिया। इनके दौर में तो कोई कारकर्दगी देखी ही नहीं जाती थी जी। सिर्फ ये देखा जाता था कि खुशामद कौन कितनी अच्छी कर सकता है, कौन चंपी अच्छी कर सकता है, कौन करप्शन में बादशाह सलामत का साथ दे सकता है। यानी अगर जिसकी कारकर्दगी करप्शन में ज्यादा साथ देने की होगी ना, उसको तो ऐसा भी बादशाह सलामत कर देते थे कि अपना देखे उससे कर सकते थे। ये भी सलाहियत उसमें होनी चाहिए थी। यानी ऐसी करप्शन बचाए बादशाह सलामत की, या तो साथ दे या उनके लिए बैरून मुल्क जायदादें बनाने में मदद करे जी, और पर्दे डाले और ऐसी करप्शन छुपाने के तरीके बताए। जो जितना ज्यादा करप्शन बचाने के तरीके बताता वो ही उतना कामयाब होता। या जो फौज को ज्यादा अच्छी गालियां दे सकता था, यानी ये भी एक खासियत होनी चाहिए थी। खुसूसियत तो बहुत सारी, अच्छा उसको फिर बहुत अच्छा नवाजा जाता था। या जो जजों के जो है कपड़े उतारने की महारत रखता तो उसको भी बहुत अच्छी कारकर्दगी समझी जाती थी। या फिर वीडियो ऑडियो का मास्टर हो कोई, उसकी भी कारकर्दगी को बहुत अच्छी निगाहों से देखा जाता था। ये सारी कारकर्दगी अगर आपके किसी गुजरा में नहीं होती थी, अच्छा अगर किसी में अगर ऐसी कारकर्दगी होती तो फिर तो उसको पूरे 30-35 साल तक भी नहीं हटाया जा सकता था किसी एक जगह से भी। तो ये तो कारकर्दगी ऐसी, मतलब आप सोचें जो शख्स अपनी बेटी का रिश्ता इसलिए कर देंगे करप्शन छुपाने में उसकी मदद करने वाला हो दूसरा शख्स, इसाक डार की मैं बात कर रहा हूँ, इसाक डार के बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर तो बात बनती है। फिर नजर आता है कि वाकई में बादशाह सलामत था कोई। सिर्फ ये लफ्जी खुशामद नहीं, अंदर तक गहराई में जाके जो है ना करप्शन छुपाने का जो महारत रखता हो और उसका साथ देता हो और बूट पॉलिश अच्छी करता हो बादशाह सलामत की, तो फिर तो आप देखो उसको कैसे नवाजा जाता था। उसकी तो मिसालें हमारे सामने। आज कौन भागा हुआ है उसके साथ, यानी इतना भी कोई साथ देगा बादशाह सलामत का? इसाक डार देखो कैसे पीछे रह सकता था, फिर उसकी औलादें भी देखो भागी। तो ये सारा कुछ क्यों नजर आता है? ये इसलिए नजर आता है कि बादशाह सलामत, अच्छा फिर यही नहीं कहानी खत्म होती। बादशाह सलामत ने 18-20 अपने तबलची जो हैं जर्नलिस्ट भी पाले हुए थे। आज भी देखें उनके लिए कैसे शान में कसीदे पढ़ते हैं। कुछ भी हो जाए उन्होंने कसीदे ही पढ़ने हैं। वो तो 3 महीने से इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने पे तुले हुए हैं। हर दिन एक नई कहानी सुनाते हैं। झूठ सच उनके तो जमीर है ही नहीं, मतलब झूठ ही है उनके लिए। कुछ सहाफी वहां पे भी पहुंचे हुए हैं लंदन, उनको पहले से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि ये पूछना है तुमने, इसके अलावा मैं किसी का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है जवाब, तो पहले ही बता दिया जाता है। तो ऐसे तबलची वहां पे भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तबलचियों का जो टोला है ना, अब ये एक्सपोज होता जा रहा है। तो ये जो है अपने अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार है। अब स्कैंडल जो है ये फाइनल स्टेज पे आके पर्दे जुर्म पे जा रहा है। छोटे भाई का छोटा भाई जो है वो पर्दे जुर्म के शिकंजे में आ रहा है। अगले हफ्ते में कोर्ट ने कह दिया कि पर्दे जुर्म आयद हो जाएगा। तो ये जो तबलची है ना, इनका अब
दिन नहीं चलेगा ये सबलचा बजाना, एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो पहले अपनी कारकर्दगी तो मैंने आपको बता दी कि खुशामद अच्छी करनी आती हो तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, बूट पॉलिश अच्छी करनी आती हो तो कुछ मिलेगा, फौज को गालियां अच्छी देने आती हो तो आपको वजारतें मिलेंगी। हाँ, ऑडियो वीडियो का भी आप एक्सपर्ट होने चाहिए और भी आपको अच्छी वजारत मिल जाएगी। और करप्शन में आप बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए बादशाह सलामत के तो आपको बेटी से भी शादी करवा दी जाएगी आपके बेटे के साथ। तो ये सारी कारकर्दगी है जो मैंने बता दी आपको। मैं भी इतना ही कहना चाहता हूँ। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी मैम रुक जाए, पाकिस्तान से बार कॉल कर रहे हैं, 1 सेकंड उनकी। मुख्तसर सी बात, जिनको खटकते हैं हम दिले यज़्दा में कांटे की तरह। मैंने मौजू के ऊपर एक लफ्ज मेरा मौजू के ऊपर था। ये 10 मिनटों से जो समा खराशी हो रही है, आप ईमान से बताएं इनमें से एक लफ्ज भी था जो मौजू के ऊपर था? थैंक यू वेरी मच। जी बोले, जी आप बोले। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी मैम मेरी बात सुनिए, चापलूसी की बात कर रहे हैं ना, कहते हैं चमचागिरी की कि उस जमात में चमचागिरी होती थी। तो मुझे ये बताएं वो जरताज गुल बेचारी जिसने हद ही क्रॉस कर दी, अपने शोहर को भी बेचारी ने छोड़ दिया, सारा दिन इस्लामाबाद में चक्कर लगाती रहती, उसके बारे में सुन लें आप। मैं रुल जावा तेरी गलियां विच, मैं रुल जावा तेरी गलियां विच। देखिए जरदार गुल ने तो वाकई सही कहे हैं, उसने तो बहुत काम किया है, हर चैनल में बैठती है और वो सपोर्ट कर रही होती है पीटीआई को। आपने बिल्कुल सुन लेना फिर आप जी। मैंने शेर उसके बारे में बनाया ना कि मैं रुल जावा तेरी गलियां विच, कोई यार बहाना दस मैनू, ठीक है ना। वो तो बेचारी रुल गई, गलियां च रुल गई, वो तो इन्होंने 11वां नंबर भी नहीं लाया। खान साहब के जब वो एक मुहावरा है इंग्लिश का कि जब खुदा किसी को बर्बाद करता है ना तो उसके दिमाग की फिरकी को घुमा देता है। तो ये खान साहब की जो दिमाग की फिरकी है ना ये घूम चुकी है। ये अच्छा, जो फहरिस्त से गायब हुए में मुजरा, तो उनको खतरा लग रहा है कि है ना, कहते हैं महसूस कर रहे हैं, वो खतरा महसूस कर रहे हैं कि क्या उनको निकाल दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? तो उन्होंने इमरान खान को निकाल देना। अब खान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, क्या जरूरत थी इसको? जब इसके आसपास इतना कुछ, मुझे ये बताएं इसको इत्तेहादियों में कोई बंदा नहीं मिला? चलो किसी को 10 में से एक ही ले आते। पहले इत्तेहादी भी तूने नाराज किए हुए, अब तुमने अपनी पार्टी के बंदे भी नाराज कर ले। कहाँ के तुम अक्लमंद हो यार? कहाँ का तुम इंसाफ? और तो ऐसे इंसाफ से तो तुम अपनी कुर्सी, वैसे तुम कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हो। सारा दिन कहते हो कि जनाब अपोजिशन को लताड़ो, बैठ के फवाद चौधरी की ड्यूटी लगाई हुई है शहबाज गिल की, और यार उनको तो खाली इनाम ना देते, आपने तो सीधा ये जनाब जी उनको नुक्कर पे लगा दिया, आपने पहाड़ पे चढ़ा दिया उसको, मुराद सईद को। इसका मतलब है कि वो रेहाम खान किताब में ठीक ही लिख गई है कुछ, ठीक है। वो खुदा का खौफ करो यार, जिसने 1 घंटे में 2 पेपर दिए उसने आपको पहले नंबर पे खड़ा कर दिया, आपने मुराद सईद को। क्या क्या कहानियां तुम्हें इस चैनल में बैठ के सुनाए हम। चले मेरे साथ विंसर भाई जी। हेलो जी। हाँ मैं ले आप ले ले। जी वालेकुम सलाम जी, बोलिए। मेरी तरफ से आपको भी और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब के लिए कहूंगा कि भट्ट साहब आपने बहुत अच्छा तस्वीर किया, वर्ड बाय वर्ड एक एक। जी 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 बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा बोला। हम सबको बहुत खुश हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला। बीच में से अगर एक आज किसी शख्स को ना पसंद नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। आप ये देखिए कि इस दौरे हुकूमत में चर्चिस के अंदर जा करके मिनॉरिटीज को, पादरियों को, फादरों को गोली मारी जा रही है। कराची में सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, मिनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, उनके हकूक छीने जा रहे हैं, जॉब्स उनसे छीनी जा रही हैं, और जो उनके करते धरते हैं उनको जो है ना बड़े बड़े तगमात से नवाजा जा रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत कामयाब जा रही है ये हुकूमत। वेरी गुड, खुदा बहुत बरकतें रही इस हुकूमत को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? चल रहे, ये तो बड़ा फनी मौजू जो आज चल रहा है, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। जी अच्छा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हमें ये नहीं बताया गया कि इमरान खान साहब ने कौन सा तरीकेकार इस्तेमाल किया परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। आजकल जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो तरीकेकार है, जिसको कि बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इदारे इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं 360 इनपुट। ठीक है, जिसमें मल्टीपल पार्टी से कंसर्न पर्सन के लिए इनपुट ली जाती है ताकि फिर आप एक फैसला कर सके। जाहिर है, आप एक आदमी के बारे में अगर जिससे वो इंटरेक्ट करता है
और या उसके 4, 5, 10 लोगों से या मुख्तलिफ लोगों से जिससे वो इंटरेक्ट करता, हम सबसे इनपुट लेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे ऑन एवरेज यू विल गेट अ फेयर इनपुट। दैट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ यूजिंग डूइंग इवैल्यूएशन। जी अच्छा, इसकी इवैल्यूएशन करने की जो टेक्निक है, इसमें जो खास बात ये रखी जाती है कि ये होती है इट्स अ सीक्रेट इवैल्यूएशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। अब हम समझ लें कि एम्प्लॉयर जो है वो इमरान खान है और एम्प्लॉय जो है वो वजीर है, जो वजीर है। आप जब उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं तो उसका सिर्फ 2 ही नतीजा निकल सकता है। आपने पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है उन सारे वजीरों को, जिसका मतलब ये है कि 10 तो ऐसे हैं जो कि बेहतर हैं और बाकियों ने परफॉर्म नहीं किया। जो इंसानी रिएक्शन आता है, जो इंसान जब इस तरह की सूरत हाल में रिएक्शन देता है, तो उसके 2 ही होते हैं, या तो वो अपनी आपकी बात को माने और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे जी, या वो कहे कि जाओ तुम भाड़ में, हमें तो मतलब ही नहीं है इससे। तो ये जो पाकिस्तानी कल्चर है और जो पाकिस्तान के जो वजीर हैं और जितनी उनकी सलाहियतें हैं हमें सबको मालूम है, वो दूसरा वाला रास्ता इख्तियार करेंगे जी। वो प्राइवेट महफिलों में जाके ये कहेंगे ये तो साला खुद नशई है, इसको क्या पता कि परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करना है। यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए जो सलाहियतें चाहिए, इसका तो अटेंशन स्पैन ही 2 सेकंड का है, इसको परफॉर्मेंस कैसे ये इवैल्यूएट कर सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये करके उन्होंने जो है अपने पैर को कुल्हाड़ी मारा है। अब जो बाकी लोग हैं जो कि वो 10 में शामिल नहीं है, उन्होंने 2 ही रिएक्शन देना है, या तो अपने आप को बेहतर करना है जो कि वो नहीं करेंगे, या फिर ये उसके खिलाफ जाएंगे और कहेंगे यार इसकी तो सलाहियत ही नहीं है, ये तो पागल है। ठीक है, जब आपने पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट कर दिया है, अब वो उस ओहदे पे बरकरार नहीं रहने चाहिए। एवरीथिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर वो जो है उस मयार को नहीं पा सके तो उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है? सही, इमरान खान को तो बताना चाहिए ना, बताना चाहिए क्या कि भाई आप वजीर नहीं रह सकते। क्या इतने अर्से बाद है आप जो है ट्रायल पे हैं, पीरियड पे हैं, आपको वजीर से निकाल दिया जाएगा। सो देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस। इफ देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस ड्रामा। यानी कि हर काम किया जाता है कि चीजें बेहतर हो, करेक्ट। पूरी एक्सरसाइज से कोई मुझे समझा दे कि कैसी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, ये चीज अगर वो वाकई इसको बेहतर करना चाहते थे अपने वजीरों की कारकर्दगी को, तो दिस शुड बी अ प्राइवेट इंटरेक्शन बिटवीन द मिस्टर इमरान खान एंड द वजीर जो भी था इन्वॉल्व जी, ताकि उसकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन ना होती। अब शाह महमूद कुरैशी किस मुंह से कह सकता है कि मैं जो है यानी कि अच्छे परफॉर्म कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ या जब पाकिस्तान के लिए ये कर रहा हूँ, जबकि उसकी वजह अपने वजीर आजम ने उस पर अपनी इल्मात कर दिया है जी। सो वी आर नाउ लुकिंग फॉर कॉन्सिक्वेंस। बड़ा अच्छा है 10 लोग पास हो गए, मुझे ये बताया जाए कि अब जो बाकी 30 लोग फेल हो गए या जितने भी फेल हो गए उनके साथ क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है, उनको भी खतरा है और उनकी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया। फहरिस्त से गायब होने वाले कई वज़रा को अपनी वज़रात पर खतरा महसूस कर रहे हैं वो, ये देखें आप। नहीं, खतरा तो महसूस करें, इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे उनकी कारकर्दगी को इंप्रूव करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे जब आपको इवैल्यूएट वो करते हैं तो आपको बता दें कि जी 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 ये आपकी कमजोरियां हैं और ये चीजें आप करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन करेगी जिसकी वजह से आपकी ये कमजोरियां दूर हों जी। मकसद ये होता है कि लोगों को ह्यूमिलिएट ना किया जाए, बल्कि लोगों की कमजोरियों को खत्म किया जाए ताकि वो परफॉर्म कर सकें। सही, ठीक है। यहाँ उल्टा मकसद है, यहाँ जो उन्होंने लोगों को ह्यूमिलिएट किया है और उसका नतीजा वो भुगतेंगे। सही, ठीक, चलिए जी जी जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मासूम से कॉलर को शाह महमूद कुरैशी भी याद आ रहे हैं, ये भी उनको गालियां दे रहे थे। इमरान खान ने वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि ये सारी अपोजिशन है ना महंगाई भूल गई। आप देखें कि ये हिकमत होती है कि इसको ब्रेक किया उसने। अरे यानी कि आप कह रहे हैं कि महंगाई को ब्रेक करके उसने 10 लोगों को पास करके ये लगा दिया। क्या बात हो रही है, आज कोई फवाद चौधरी को याद कर रहा है, शौकत तरीन को, और इन्हीं को ये लोग शाह महमूद कुरैशी को, शेख रशीद तो आ गए। 1 महीना पहले इन कॉलर को देखे और आज कह रहे हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये इनसे पूछा जाए पहले आप सही थे या आज सही है? ये एक बात खास आपकी। चलें, ये आपका सवाल है कि वो पहले सही थे या आप सही हैं, ये सवाल आया आपका। आज इनाम दे रहे तो बुरा लग रहा है जी। और मतलब कोई कह रहा है कि काले कपड़े पहन रहे हैं। आप इनकी मोहब्बत का अंदाजा लगाए, या तो इमरान दुश्मनी है या इमरान से बहुत मोहब्बत। चले, या तो इमरान दुश्मनी या इमरान से बहुत मोहब्बत है। ये जी जनाब जी
जी देखें, अब ये जो आज की बात है, ये इसको आप सीरियसली भी बहुत इसकी अहमियत है। देखें, अब मेरे हिसाब से दिस इज माय ओन ओपिनियन। जी, अरे थोड़ा सब्र कर लें, इनका मैसेज ले लूं, फिर आप लोग को लेती हूं। पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान नियाजी को, ही शुड रिजाइन बाय टुमारो। जी, उसकी वजह क्या है कि ही शुड से दैट इन हिज रिजिग्नेशन का सब्जेक्ट ये होना चाहिए जो उसका कि आई वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, आई एम द वन हु सिलेक्टेड माय टीम एंड इट वाज इट कंप्राइज ऑफ 50 मिनिस्टर, आई कुड नॉट लीड द टीम। और हुआ ये कि उसमें से 90% ऑफ द टीम हैज फेल्ड टू पास सर्टेन क्राइटेरिया व्हिच इज सेट राइट फॉर इवैल्यूएशन। सो 90% तो वो फेल हो गए और 10% सिर्फ लोग पास हुए। उसमें भी जो वो लोग हैं जिनको मैंने ग्रेस मार्क दे के पास करा, वो सारे चोर उचक्के हैं उसमें भी ज्यादातर। अभी तो लिस्ट बताई गई है कि कितने चोर उचक्के हैं, इन्होंने क्या कारकर्दगी की, अभी सुनी ना आपने पूरी। जी, देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं टीम का कप्तान था। मैं टाइम इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने टीम खुद सिलेक्ट करी। मेरे पास 50 टीम मेंबर थे जिनको मैंने खुद अपने हाथों से सिलेक्ट करा और इनको मेरी कप्तानी में ये कारकर्दगी नहीं दिखा सके। जी, मैं इसलिए रिजाइन करता हूँ कि चूंकि मैं इस टीम का कप्तान था और मैं इनकी कप्तानी सही नहीं कर सका, तो लिहाजा मैं मजीद इस टीम को आगे लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि 90% टीम जो है वो नाअहल निकली, तो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। तो मैं भी रिजाइन करता हूँ। और इससे सबसे अहम बात ये नोट कीजिए कि मेरे साथ साथ मेरे कोच भी जो है टीम के, कोच पे खास जोर है मेरा, वो कोच भी रिजाइन करते हैं आज, क्योंकि हमें भरपूर मौके मिले, हमें तमाम तरफ से सपोर्ट हासिल थी, कोच की सपोर्ट थी, हमें दुनिया भर की सपोर्ट थी, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सके। हमारी 90% काबीना फेल हो गई। लिहाजा मैं एज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान February 11 February 22 को रिजाइन करता हूँ अपनी पोस्ट से। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी जी, जवाब तो नहीं देना चाहता था, मगर आपकी तीसरी जमात के तालिब इल्म ने जो है ऐसी बात की है कि मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, आप जवाब नहीं देना चाहते थे, फिर भी आपने कहा मैं जवाब दे ही दूं। उनकी बात जवाब देने के काबिल नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ टीम पे आके बोलना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। वो फरमाते हैं कि इमरान खान ने ये करके लोगों को ट्रक की बत्ती के नीचे लगा दिया, यही उन्होंने फरमाया है। जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि महंगाई सब भूल गए, और मेरा सवाल है कि ये लोग पहले इन सबको बुरा कहते थे, आज सबको याद कर रहे हैं, फवाद चौधरी को भी याद कर रहे हैं, इन सबको याद कर रहे हैं। मैंने कम से कम इन वजीरों में से किसी की तारीफ करके उसको याद नहीं किया जी, ना मैंने इस पूरे गुफ्तगू में अपने पिछले मैंने उनकी तारीफ की है, मैंने उस तरीके कार की वजाहत की है जो कि इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब अगर वजीर आजम पाकिस्तान का काम ये रह गया कि वो लोगों को ट्रक की बत्तियों के पे लगाए, तो ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोगों को ट्रक की बत्तियों पे लगा रहे हैं। तो उनके अपने जानने वाले, उनके अपने मानने वाले, उनके अपने मोहब्बत करने वाले अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है। जी, यही कहा ना उन्होंने कि ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगा दिया महंगाई से हटा करके। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत जबरदस्त दिमाग रखते हैं, कि देखे लोगों के माइंड चेंज कर दिया, अब एक बत्ती के पीछे लगा दिया, अब सब इस पे लगे हुए कि 10 दूसरा को सिलेक्ट किया गया, बाकियों को निकाल दिया। बता दूं कि मौजूद गुफ्तगू चेंज करने से मसले खत्म नहीं हो जाते। जी, हम 2 दिन के लिए इस पे बात करेंगे, फिर 2 दिन बाद महंगाई पे ही बात होगी। राइट, महंगाई पे बात हटाने के लिए जरूरी है कि महंगाई खत्म की जाए, ना कि नया मौजू खड़ा कर दिया जाए, उसको कहते हैं ये। तो ये बात आप उनके अपने जानने वाले समझ गए हैं कि वजीर आजम जो है लोगों को ट्रक की बत्तियों के नीचे लगा रहे हैं, मगर वजीर आजम इस बात को नहीं समझ रहे कि लोग एक आध दिन के लिए तो शायद ट्रक की बत्ती के नीचे लग जाएं, मगर उसके बाद जो मसले हैं वो अगर अपनी जगह खड़े हैं तो उनका वही हशर होगा जो कि होना चाहिए। जी सही। ये मेरे साथ इतनी देर से होल्ड पर है। जी हेलो, जी हेलो, जी 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 जी, आपने सबके राय देखी, सुनी आपने, अब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इस सिचुएशन, क्या सवाल पैदा होता है? ये सिचुएशन के बाद वो कार्ड खेला है कि एक तरफ अपोजिशन आतम एतमाद की डायरेक्शन में वो चाहते हैं कि भाई हम खुद ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हम जा रहे हैं जी, इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, और उन्होंने इस वक्त ये सब अवार्ड जो नॉमिनेट कर दिए 10 वज़रा की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी तरफ से, लेकिन प्राइम इशू जैसे सब कह रहे हैं, सब मीडिया पे भी यही बात होती है भाई,
महंगाई की बात हो रही है, करप्ट एहतसाब की बात होती है कि भाई इनका एहतसाब हो, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, वो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रही है बात। अवाम की नजर में तो यही है कि भाई एहतसाब करो और या तो खत्म करो बात, दो बातें होंगी। लेकिन जो अपोजिशन की पोजीशन जो है ना, वो इस वक्त अदम एतमाद वाली बन ही नहीं पा रही है, उनके पास नंबर नहीं हो। यानी कि आप कह रहे हैं कि नहीं बन पा रही, मगर वो पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं कि वो तैयारी तो बहुत कुछ होती है, तैयारी तो बहुत, कहने में क्या जाता है। तो फिर मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए ताकि एक नई हुकूमत तरतीब दी जाए, नई हुकूमत आ जाए, लेकिन वो करने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और इमरान खान ने ये कार्ड जो खेला है, मगर आपको पता है कि अपोजिशन कह रही है कि हम हुकूमत को गिराने के लिए निकले हैं, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को गिराने के लिए निकले और बहुत जल्द हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल किया गया है कि चौधरी बरादरान को अगर नहीं हुए तो पंजाब से, तो फिर किस तरह आप पंजाब में इस हुकूमत को गिरा पाएंगे अगर वो आपका साथ नहीं देंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सबको इकट्ठा करेंगे और सबको राजी करेंगे इस चीज के लिए, बताएंगे कि मुल्क अगर इनके हाथों में रहा मजीद। और आप सोचें, आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पूरे करेंगे, मगर मीडिया पे ज्यादातर शोर मच रहा है कि इनको बस 1-2 महीने में ही इनकी छुट्टी कराई जाएगी। अगर नहीं हुई तो मुल्क बहुत ज्यादा खराब हालत में हो जाएगा, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अपोजिशन का कहना है। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहेगा। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही थी और ब्रेक के बाद वापस आना चाह रही थी, मगर मुझे लग रहा है कंट्रोल रूम में ब्रेक पे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है वो लोग, शायद मुझे लग रहा है। आप ही से कंटिन्यू कर चले, ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। अच्छा, तो अब आप लोगों ने बताया, मगर जब कॉलर आते हैं ना तो इकट्ठे एक साथ कॉलर आते हैं और चाहते हैं कि सबको एयर किया जाए, और जब कोई कॉलर नहीं होता तो फिर कोई कॉलर नहीं होगा। और जब एकदम कॉलर बात कर रहा है तो थोड़ा सा देख लिया करें, टीवी पे एक कॉलर बात कर रहे हैं तो चलो थोड़ा रुक जाए, इनका मैसेज सुन लें, उसके बाद कॉल कर लें। पर वो कॉलर को जब मैं होल्ड पे डालती हूँ तो उसका मैसेज थोड़ा सा कट हो जाता है और दूसरे कॉलर को होल्ड पे डाल रही होती हूँ, और जबकि वो होल्ड पे जाते भी नहीं है, एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, फिर दोबारा कॉल करते हैं और दोबारा आते हैं। तो इससे बेहतर है कि जरा होल्ड पे जाया करें, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वो ट्रक की मासूम से जो कॉलर है ना, वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया जी। यार ये हिकमत है खान साहब की। आप ये देखें, कोई भी किसी मौजूद पे बात नहीं कर रहा है। तो ये, और वो एक कॉलर आए कह रहे 12 फरवरी को 2022 को इनको रिजाइन दे देना चाहिए। उनके लिए सिर्फ यही है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 3.5 साल से दम निकल रहा है। तो भाई मेरे, आप बर्दाश्त करें। 40 साल हमने बर्दाश्त किया, जस्ट 5 years। थैंक यू सो मच। जी 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 समीना बीबी, इतनी प्यारी एप्लीकेशन रिजाइन करने की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बहुत प्यारी एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है और नीचे साइन भी कर देते तो उनका बहुत मेहरबानी होती। इतनी प्यारी एप्लीकेशन थी। तो बाकी रही ये बात है कि उनको अवार्ड मिले हैं, ट्रूडो साहब भी ऐसे करते होंगे। अगर 1 माह नहीं करते होंगे तो 3 माह के बाद जरूर करते होंगे अपने होंगे, और जिसकी अच्छी कारकर्दगी होगी उसको अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड से लोग अपना रेज़्यूमे बिल्ड करते हैं। तो इसी तरह अपना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर हर माह ना होता होगा तो 3 माह के बाद जरूर होता है। सिविलियन, आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों के पास चले जाएं, जो लोग दूसरे हैं वो भी 3 माह के बाद बुलाते हैं अपने सारे एम्प्लॉय को, बैठते हैं, कभी पार्टी हो जाती है, कभी ऑफिस में 10-10, 20-20 आदमी की होती है, उनको बुलाते हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। इस अवार्डों से उनका रेज़्यूमे बिल्ड होता है। जब हुकूमतें खत्म हो जाती हैं तो लोगों ने जाके जॉब करनी होती है, वो अपना ये रेज़्यूमे बताते हैं कि देखो जी मैंने ये अवार्ड जीता हुआ है। तो सैयद साहब ने इतनी प्यारी एप्लीकेशन लिखी है। सैयद साहब, आपको भी अवार्ड मिलना चाहिए। आपने कनाडा का पूरा मेडिकल सिस्टम बिल्ड किया है, आपको आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला हुआ। और वो जो दूसरे भाई जो कॉल करते हैं, बड़ा चला के बोलते हैं, उन्होंने सारा कनाडा बिल्ड किया हुआ है, उनको जिंदगी में अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। वो 69 से कनाडा बिल्ड कर रहे हैं, ये अभी तक नाम नहीं जीता, अवार्ड नहीं जीता। तो शेम ऑन यू गाइस कि तुम्हें अवार्ड, तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें अवार्ड दिया जाए। अगर 10 लोग वो अवार्ड के काबिल हो गए, उनको मिल गया है, प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? ऑल द बेस्ट, बाय। इनको कुछ नहीं पता। चलें जी, वो कह रहे हैं ऑल द बेस्ट जी।
क्या कहेंगे आप? जी बात ये कह रहा हूँ कि अभी वो भाई कह रहे थे ना, तो वो कह रहे हैं कि हर ख्वाहिश के क्या कहते हैं, ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इन्होंने ये कहा। जी, बात पता है क्या, ये एक इखलाकी कदर होती है एक इंसान की, कि जो वो बोलता है ना प्रैक्टिकली भी करे वो। जी, अगर खान साहब ये बोलते थे कि भाई कोरिया में अगर ट्रेन का हादसा हो जाता है या कश्ती डूब जाती है जी, तो उसका प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाता है। जी, तो कहाँ भी उनकी ये जो वो लोगों को सबक देते थे, आई एम सॉरी टू से, मतलब ही इज द बिगेस्ट लायर। सही, झूठे आदमी है, आई एम सॉरी टू से। वो सब लोगों को ये सिर्फ इसके चक्कर में से, क्या सीट के चक्कर में, इन्होंने मुशर्रफ के सामने घुटने टेके कि आप सदर बन जाओ, मैं वजीर आजम बन जाता हूँ, और ये रिकॉर्ड पे बात है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ये फिर फौज के पास भी गए, लेकिन फौज ने उस वक्त इनको लिफ्ट नहीं करवाया। तो ये तो वजीर आजम आज से, तो यानी कि आपको लग रहा है कि अभी ये जो फौज के पास गए, जो उस वक्त लिफ्ट नहीं कराई, पर अब फौज ने पूरी लिफ्ट करा रखी है, पूरा हाथ। ना कि उसके बात ये, अभी कई लोग कहते हैं कि उसके अलावा चॉइस नहीं है, नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं बना जिसका रिप्लेसमेंट ना हो। बड़े बड़े लोग चले गए यहाँ से, बड़े बड़े सूरमा चले गए, तो ये ना कहें कि अगर इमरान खान नहीं हुआ तो कोई नहीं और होगा, जरूर होगा, कहीं ना कहीं से ले आएंगे, लेकिन इनसे तो जान छूटे, इनसे तो इनके पास अभी भी 2 साल है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे, ये अभी भी। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं अभी भी इनके पास 2 साल है? अपोजिशन तो एवरी डे यही बता रही है कि नहीं, ये बस इनको जाना ही है, 2 साल इनको किसी सूरत नहीं दे सकते। अगर ये 2 साल रुके रहे तो मुल्क बहुत ज्यादा बुरी हालत में चला जाएगा और संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुल्क को। देखें क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी जी जी, बोले। अभी इस हालत में कोई नहीं मुल्क लेगा। और बात तो अभी अगर आप कहते हैं कि इस हालत में कोई भी मुल्क नहीं रहेगा, मगर हसन इकबाल साहब जो आके बैठते हैं अपोजिशन में, जो उनसे इंटरव्यू लिया जाता है, वो कहते हैं कि भाई आप किस तरह आप कह रहे हैं कि जी हम मार्च में निकलेंगे, लॉन्ग मार्च के लिए, और आपको लगता है और आप अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, आपके मेंबर्स पूरे हैं नहीं पूरे, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि जी हमने पूरा वर्क कर चुके हैं और बहुत जल्द इनको घर भेजेंगे। घर तो उस वक्त जाएंगे ना जब ऊपर से गेट नंबर 4 से आएगी इनको। जब गेट नंबर 4 का इशारा होगा तो तभी होगा। वो तो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी अभी तो मुल्क इस हालत में नहीं है कि इनको ले सकेंगे, और वो फिर किस तरह के दावे और वादे कर रहे हैं कि मुल्क हर सूरत। जी, पता होना वो कैसे दावे, ऑपोजिशन ने तो पहले भी किए थे दावे। जी, यही सवाल पैदा होता है, अपोजिशन ने तो पहले भी दावे किए थे, अब आप देख लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, मैंने आपको पहले भी बताया, इमरान खान का कोई और दुश्मन नहीं है, इमरान खान खुद अपना दुश्मन है। जी जी, आप इनकी अकल पे वो देखे मातम करेंगे। चाइना ने इनसे सवाल पूछा, चाइना और इसकी दोस्ती के ऊपर, और ये उठा के अमेरिका के ऊपर बात लेके। आप ये देखिए कि अपोजिशन वाले कहते हैं कि 5 वुज़रा इनके हैं जो हमसे टिकट मांग रहे हैं, वो हमारे साथ आने चाहते हैं, अगर हम उनको टिकट दे दें तो वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप अंदाजा लगाएंगे, वो तो बाकायदा दावे से कह रहे हैं कि ये हुकूमत को जाने वाली है, और ये हुकूमत मजीद रही तो मुल्क बहुत ज्यादा बुरी हालत में जाएगा। चले जी, कोई आए कोई जाए, पाकिस्तान के लिए बेहतर बस। जी, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, सही कह रहे हैं आप। जी जी जनाब, जी जी बोले। जी जी जी, अभी पहले कहा गया था कि हमें जो है वो दुश्मनी है। बात यह है कि हम पहले भी सही थे और आज भी सही हैं। इमरान दुश्मनी है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने मेरे वतन की मईशत, भारत और माशरत की चूल्हे हिला दी। हुकूमतें जो है जंतर मंतर से नहीं चलती हैं। इन्होंने सियासत से शायरी खत्म करके अपना एक ऐसी नस्ल तैयार की जो गाली गलोच और बदतमीजी बदतहजीबी के ऊपर यकीन रखती है। ये बातें जो है वो चाबी वाले खिलौनों को जो है वो समझ में नहीं आएंगी। बात यह है कि वजीरों की काबिलियत की वजह से उनका नाम नहीं लिया जा रहा, हम ये इस वजह से नाम नहीं ले रहे, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किसने एक मक्खी मारी, कौन 30 मार खाना है। ये सब कूड़े का ढेर है। जैसे कूड़े के ढेर से खाना बदोश बच्चे कुछ ना कुछ तलाश कर लेते हैं, ऐसे ही इमरान खान ने इस कूड़े के ढेर से कुछ तलाश करने की कोशिश की है। अब बात यह है कि आज देखें, आज की एक न्यूज है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक जमहूरी लिस्ट में पाकिस्तान को 107वें नंबर पर रखा गया है। यानी दूसरे अल्फाज में मुल्क में जमहूरी निजाम नहीं है बल्कि हाइब्रिड निजाम है।
और इसको वो जो है डीप स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। इससे बखूबी अंदाजा हो जाता है इमरान खान पाकिस्तानी अवाम ही नहीं, दुनिया भी इसको कठपुतली समझती है। जिस इमरान की कठपुतली समझा जाए उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ना मुल्क में होती है ना मुल्क के बाहर होती है, दूसरे अल्फाज में बेइज्जती होता है। थैंक यू। जी जनाब। जी 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 समीना, अभी आप कह रहे हैं कि 5 नहीं, ये कहते हैं खाकान अब्बासी साहब 20 से 25 लोग पीटीआई के हमारे साथ हैं। अच्छा, दूसरा मिनिस्टर कहता है 5 लोग हमारे साथ हैं। तो अगर इनकी बात 5 बुसरा, वो कह रहे हैं कि 5 बुसरा हमारे साथ हैं। जी नहीं, खाकान अब्बासी एक दूसरे चैनल पे कह रहे हैं 20 से 25 लोग। तो इनकी बात मान ली जाए तो कम से कम ये 30 लोग बन जाते हैं। तो फिर ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? कभी एमक्यूएम के पास जाते हैं, कभी काफ लीग के पास जाते हैं और वहां से भी नाकाम होते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने शहबाज शरीफ से कहा है कि ग्रुपों से जाके मुलाकात करें, उनको मुल्क के हालात बताएं, उनको अपने साथ शामिल करें, और हम इस काम में बहुत कामयाब हो चुके हैं। ये उनका कहना है अपोजिशन का। हाँ, तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक तरफ ये कहते हैं 30 लोग हो गए ना, तो 30 लोग जिस पार्टी के साथ हों तो कल ही रिजाइन करें, नो कॉन्फिडेंस ले आए, कल इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। क्योंकि काफ लीग के पास, कभी एमक्यूएम के पास पाँव पकड़ते हैं जाके, मिलता मिलाता कुछ भी नहीं है, नाकाम होके वापस आ जाते हैं। सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि कोई कहता है 5, कोई कहता है 20 से 25। ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानिया बनाया हुआ है, क्योंकि क्या बताएं अपने वोटर को, ना तो महंगाई के खिलाफ निकले, जो निकले भी थे तो वो भी नाकाम। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि ये इस हुकूमत का सूरज डूबने वाला है और इसकी कश्ती डूबने वाली है। अब देखेंगे इसके लिए इसके अपने अंदर जो लोग हैं वो खुद छोड़ के चले जाएंगे। हमारी ये प्लानिंग है, उसके जो हुकूमत के साथ है वो खुद अंदर छोड़ के जा रहे हैं और चले जाएंगे बहुत जल्दी। मैंने सूरज किसका गुरूब होते हुए देखा है वो सबके सामने, बताने की जरूरत नहीं है। 10 एक साथ हो गए थे, 10 मिल गए थे, 10 जमातें मिली हुई थी, लेकिन एक भी जी तो भाई, अरे इनका मैसेज पूरा ले लूं फिर आपका लेती हूँ, होल्ड पे रहें प्लीज, 1 मिनट के लिए इनका मैसेज ले लूं। जी बोले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समीना, ये सूरज किसका गुरूब हो रहा है वो तो सबके सामने और सबको नजर आ रहा है, क्योंकि छुपी बात नहीं है। और भी कितना गुरूब होगा ये भी चंद दिनों में आपके सामने हो जाएगा। एक हफ्ता तो गुरूब होने जा रहा है, पर्दे जुर्म आज होने जा रही है अगले हफ्ते में। तो देखें और कितनों के सूरज गुरूब होते हैं। चले ठीक है, किसी का सूरज गुरूब करने अपने गुरूब होते हुए नजर आ रहे हैं। चले अपने तो बचा लें। सही है। जी हेलो जी ये दोबारा वापस आना पड़ा है। मैंने एक गुफ्तगू सुनी, अभी तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। आपके ये अमेरिका के जो कॉलर थे जो ये फरमा रहे थे, जो भी उन्होंने फरमाया मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में सारी जिंदगी उन्होंने वर्कर के केडर में काम किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशंस की। वर्कर को आप रिवॉर्ड इसलिए करते हैं कि आप वर्कर का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ठीक है, ये उसका रिवॉर्ड होता है। ये जो वर्कर है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी वर्कर के केडर में काम किया, उनको पता ही नहीं कि लीडरशिप को रिवॉर्ड कैसे करते हैं। लीडरशिप का सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया है, ईदर यू कैन डिलीवर और यू कांट डिलीवर। उसमें उनको ये नहीं होता कि हम तुम्हें ये रिवॉर्ड देते तो तुम अच्छा करोगे, कि स्कूल के बच्चे नहीं है वो। आप या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ जब लीडरशिप कॉर्पोरेट के अंदर चेंज होती है तो उनको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कि पूरी की पूरी लीडरशिप की टीम गायब हो जाती है और नई टीम उसकी जगह आ जाती है। जी, तो अगर उन्होंने कहीं अच्छी जगह सारी उम्र काम किया होता तो उनको इस बातों का पता होता। मुझे उनसे हमदर्दी जरूर है, मगर उन बातों पे आगे वो तबसरा ना करें जो उनके समझ से बाहर हैं, उनकी कैपेसिटी से बाहर हैं। तो प्लीज चले जी जनाब। जी हेलो जी मैं क्या तो भाई बात कर रहे थे ना, कभी एमपीएम के कदमों में तो कभी इसके। हाँ, कह रहे हैं कि क्यों है ना जा के है ना वो जा रहे हैं काम, क्योंकि इमरान खान के साथ वही कुछ हो रहा है जो ये लोगों के पीछे कंटेनर में बोलते थे। ये भी तो, इन्होंने भी तो जिसको पंजाब का डाकू बोलते थे और जिनको कातिल बोलते थे उनके साथ मिले जाके कि नहीं मिले। तो भाई जब आप बात करते हो ना तो ये देखा करो कि हर तरफ से बच के बात की
किया। आपने देखा कि वो ये भी कह रहे थे, एक सेकंड, वो ये भी कह रहे हैं कि है ना, कहते हैं अब कुछ दिन का इंतजार करें, शहबाज शरीफ को तो अभी बहुत जल्दी वो जेल में चले जाएंगे। एक बात कही थी इन्होंने, परसों एक बात कही थी। जरा रुक जाइए, जरा आप भी साथ रहे, जरा पाकिस्तान से कॉलर है, इनको भी ले लूं। जी बोले जी। ओके, आप भी साथ ही रहे। अरे उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, उनकी लाइन। हेलो, इनको अपोजिशन ने तो क्या गिराना है, याद में एतमाद लेकर आना है। वो अपनी सफों में खुद ही खलबली उसने मचाई हुई है, खुद ही वो ऐसे काम कर रहा है जो उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। अब जो लोग पहले 3 जमातें छोड़ के आए हुए हैं और वो मुखलस भी नहीं है इसके साथ, तो क्या वो अब बगावत नहीं करेंगे? वो लोग जो इनके लिए सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं और उनको फिर कोई नफा नहीं मिला, तो क्या वो लोग इमरान खान के साथ बगावत नहीं करेंगे? इमरान खान के साथ जड़े की खोखली नहीं करेंगे वो? क्योंकि जो है परवेज खटक साहब, तो कम से कम उनको मनाने के लिए कुछ कर लेते। उनको तो इन्होंने खुडे लगा दिया, वजीर दिफा है वो, ठीक है ना। आज परवेज खटक भी याद आ रहे हैं जबरदस्त। मैम एक बात मेरी सुन ले, ये बाबा जी से के दरमियान में ना आया करे, मुझे बात करने दे जी। जब ये दरमियान में बात करते हैं ना, फिर अगली पिछली सारी भूल जाती है, फिर इनके ऊपर दिल करता बात करे बंदा, इन पे ऊपर हंसी आती है कि सुबह से आदमी को स्मार्ट होना चाहिए, जलसा की भूल जाते हैं आप, ऐसे नाना दादा बन गया, भूल जाते हैं आप। सुबह से हमारी तरह शार्प रहिए। ईद का जवाब अच्छा सुबह से बच्चे भूलते हैं। अच्छा सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात, जैसे वो वजीर करते हैं, मुशीर करते हैं। ये भी 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। इतनी बातें हमने इनके वजीर और मुशीरों के बारे में बताई हैं, तो इन्होंने एक भी ऐसा जवाब मकूल दिया है कोई कि भाई हमारे 40 वजीर थे मुआवने खुसूसी निकाल के, तो उनके साथ खान साहब ने क्यों ऐसे किया, 10 कोई पास किया है, तो इन्होंने कोई मकूल जवाब दिया है? इतने ऑप्शन हमने इनको दिए हैं, को एक ही बता देते तो फिर साथ लगते हाथ आप बुजदार साईं को भी इनाम दे देते कि उसने जनाब पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लगते हाथ उसको भी इनाम दे के जान छुड़ा लेते। तो उसने तो कौन सा कोई ऐसा कोई कारनामा किया, उसने भी तो इनकी तरह सारा कुछ खराब ही किया ना, उनको भी इनाम दे देते आप। सर अगर आपने अपनी जमात में ही ऐसे, आपको 4 साल बाद के पता लगा, आपने 4 साल बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, फिर आपको पता लगा कि ये 10 बंदे मुखलस हैं और बाकी सारे बेईमान हैं। जब अपोजिशन बता रही थी, जब मीडिया बता रहा था, जब मुझे ये समझ नहीं आती कि जिसने मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने उसको दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। अगर वो इतने काबिल था तो आपने फिर उसको वजीर आजम की जो शिप है उससे, वजीर खजाना की जो शिप है उससे क्यों हटाया आपने? आप उसको साथ लेके खड़े रहते। मुझे तो ये समझ नहीं आती। फिर इनके ऊपर हंसी भी ना आए, फिर इनके ऊपर बात भी ना करे, ताकि अभी और मेरी बात सुने। एक इनका भाई जो आता तफसील से बताता है बातें सारी, उसने एक लफ्ज भी किसी का तस्लीम किया है कि यार खान साहब ने ये गलत किया है, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए। ये जो इनाम इन्होंने सर्टिफिकेट दिए, ये तो कौम ने देने थे इनको, कौम ने सिलेक्ट करना था कि ये वजीर अच्छा है, ये गलत है, इसने अच्छा काम किया कि नहीं किया। खान साहब कौन होते हैं उनको सर्टिफिकेट देने वाले? जी बोले। हेलो जी भाई, अब 40 वजीर की बात कर रहे हैं। अली बाबा 40 चोर टीटी शरीफ ने कहा था जरदारी को, इनके पास वजीर क्या 40 चोर को पकड़ देते। 5 साल 3 दफा का वजीर आजम एक चोर को नहीं पकड़ सका। तो आप पहले अपने आप को देखें कि आपने क्या किया है। कोई इदारे का नाम बता दे जो प्रॉफिट में चल रहा हो। आपके नवाज शरीफ की हुकूमत 3 दफा पे, किसी का भी एक नाम ले ले कि प्रॉफिट पे चल रहा हो। सारे इदारे नुकसान में रहे। तो खान साहब आया, बर्दाश्त कीजिए। थैंक यू सो मच। वो कॉलर होल्ड पे थे, उनको एयर करना था तो वो गायब हो गए। अब आप होल्ड पे रहते तो मैं आपको एयर करती। जी बोले। हेलो जी। हाँ, मैं यही बात कर रहा था। तो वही कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, दूसरों के लिए वो घूमते थे। तो बात ये है कि उन्होंने भी चोरों डाकुओं के साथ, वो कहते जी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सबसे बड़े कॉम्प्रोमाइज तो इमरान खान ने किए। आप यही देखे ना, वो यही कहते थे मैं चोरों डाकुओं के सबके साथ हम मिले हुए। एक तो आप कातिल जवाब बोलते थे, उनके साथ भी आप मिले हुए एमपी के साथ। एक तो आप पंजाब का डाकू बोलते थे, उनके भी पैर पड़े आप। तो बड़ी शख्सियत है यार ये। कोई ऐसे नहीं उसके पाँव पड़ रहा है, उसके पाँव पड़ रहा है। खान साहब से बड़ा झूठा आदमी तो कोई है ही नहीं। जो बोलते थे कि मैं ये नहीं करूंगा, सब कुछ किया उन्होंने। और जो बोलते हैं ना नवाज शरीफ को बाहर भेजा, वो भी खान साहब ने ही भेजा। जी।
और आप जी 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 और वज़ीर आज़म की काबीना में जो आप कहते थे, कहते ना मैं अपनी काबीना में ऐसे लोगों को रखूंगा जो कारकर्दगी करके दिखाएं, तो आप ही ने तो पहले काबीना में अपने लोगों को सिलेक्ट किया था। और वो आपने सुना होगा उनकी स्पीच, जब वो नए नए आए थे तो उन्होंने कहा था ना कि मैं कप्तान हूं और मुझे पता है कि कौन सही काम करने वाला है और मैं टीम को सही टीम सिलेक्ट करूंगा। तो अब बार बार जब जितने टाइम हो गया आए हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को हमेशा टीम में चेंजिंग करते रहे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर चेंज करते रहे, कि वो चेंज करके ये सोचे थे कि शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, पर मुल्क के हालात तो बेहतर होने के बजाय बद से बदतर होते चले गए। क्या वजह थी, तो उसको गौर से देखने की जरूरत थी वज़ीर आज़म इमरान खान को, तो जो उन्होंने नहीं देखा। और अभी भी टाइम है उनके पास, मगर अभी जो ऑपोजिशन जो शोर मचा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने में कामयाब हो जाएगी ऑपोजिशन या नहीं होगी, या सिर्फ वो भी ऐसे ही नारे और दावे लगाती रहेगी, करती रहेगी? जी तो अभी भी कंटेनर तो करना चाहिए और अभी भी क्रिकेट काम नहीं समझना चाहिए। जी, उनको चाहिए, वो सोचेंगे वो एक सियासतदान है और वो मुल्क चला रहे हैं, एक क्रिकेट का मैदान में कप्तान नहीं है, वो एक पूरे मुल्क के कप्तान है। उनको ये सोचने की जरूरत है कि वो पूरे मुल्क के कप्तान है, वो एक खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ियों के कप्तान नहीं है, क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, एक मुल्क चला रहे हैं पूरे होशो हवाश में और जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ के जो है ना सिलेक्ट करें और देखें कि क्या है। आज वो जिस सीट पे बैठे हुए, तो आवाम उनकी, इसी वजह से आवाम उन्हीं से सवाल करती है और उन्हीं से जवाब भी मांगती है, और वज़ीर आज़म इमरान खान को देना ही होगा आवाम का तमाम सवालों के जवाबात। इसलिए कि अभी चाहे वो कितना भी, जिस तरह मेरे कॉलर ने आके कहा आपके सामने कि देखें वो इमरान खान इतने स्मार्ट हैं और इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया आज 10 लोगों को वो देखकर, तो है ना वो सारे लोग महंगाई भूल गए। आप ये देखें, उनका कहने का मकसद देखें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब लोग महंगाई को भूल गए। आप ये देखें, महंगाई भूल गए लोग, अब इसके पीछे लग गए हैं कि भाई ये सही दिया गया नहीं दिया गया बुजुर्ग को। पहला जो सवाल है ना जी इसके ऊपर जी, इमरान खान ने टॉप 10 जोकरों का नाम जो है ना जो भी है ऐलान कर दिया जी, तो हम इसीलिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और हम ये भी बात कर रहे हैं कि आप बताएंगे ये 10 लोगों की कारकर्दगी से जिनको दिए गए, क्या आवाम खुश थी इनकी कारकर्दगी पे, या आवाम बिल्कुल खुश नहीं थी, और जिनको नहीं दिए गए तो उनको क्यों नहीं दिए गए, उनकी क्या कारकर्दगी को, वज़ीर आज़म को कौन सी काम उनका पसंद नहीं आया जिनको उन्होंने सराहा नहीं, जबकि वो तो तमाम मीडिया में उनके साथ ही होते हैं हमेशा। हर मीडिया पे वही लोग तो बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं, वही तो सारे चैनल पे बैठे हुए स्पीच दे रहे होते हैं। जी, प्रॉब्लम ये है कि जिनको 10 दिए ना, इनको एक दफा पब्लिक में भेजे और वो पूछे भी आपसे क्या मसाइल है, हाँ क्या मसाइल है। और आज देखिए मैंने जो नीचे का टॉपिक दिया है, जो अभी मार्च आने वाला है, मार्च का महीना आने वाला है, जो औरत मार्च का दिन होता है, जो बनाते हैं वुमेन्स डे, तो आप बताएं कि जब औरत मार्च के लिए, जब औरत ये लोग निकलते हैं तो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अभी जो है ये जो भारत में हुआ है एक लड़की के साथ, तो क्या ये नारा क्यों नहीं लगाते कि भाई मेरा नकाब मेरी मर्जी, क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं लगाते, सवाल पैदा होता है। देखिए मैंने नीचे का टॉपिक दिया, पर किसी ने भी आके आज एक दफा भी है, कोई भी बात नहीं करता, हमेशा कोई नहीं बात करता। ये मैंने ही आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात शेयर करना चाहिए कि शायद आप लोग इस पे भी बात करना चाहें कि आखिर इस पे क्यों नहीं नारा लगाया जाता। और इंडिया में क्या होगा, आपने इंडिया में नहीं देखा, मुस्कान लड़की के ऊपर जो है ना काफी लोगों ने तशद्दुद किया, उसकी नकाब के ऊपर, हिजाब के ऊपर, तो ये इस पे किसी ने बात नहीं की। अब जबकि ये पाकिस्तान में भी तो निकलते हैं लोग, यही औरत मार्च का जब दिन आता है तो एक ग्रुप होता है औरतों का जो निकलता है और जो वो बात कर रही होती है, अपने राइट्स की बात कर रही है। तो ये जो है ना, ये एक सेकंड होल्ड करें, वो अपने राइट की बात कर रही है, राइट्स लेना चाहती है कि हमारे ये राइट्स हैं, हमारा है, तो हमारी मर्जी है कि हम अपने हस्बैंड को चाय बना के दें या ना दें। तो ये सब इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्या वो सही करती हैं जो निकलती है? बताता हूँ जी, आपने सही बात जी, आजकल जो रिश्तों में दरार आ गई ना जी, तो यही टॉपिक ही इसीलिए ये नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं मजहब को लेके नहीं आई हूँ, ना मजहब पे मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल बात करना चाह रही हूँ कि ये जो निकलता है और कहते हैं कि भाई ये तो एक तरह से ये औरतें जो हैं दूसरी औरतें हैं और वो अलग से इनकी क्या कहते हैं तालीम दी जाती है, उनको तरबियत इस तरह की दी जाती है और वो इस दिन का फायदा उठाती है, उनको फंडिंग मिलती है बाहर से और वो इस तरह निकल जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो अभी जो हो रहा है लोगों के साथ, तो लोग इस बात पे क्यों नहीं नारा लगा रहे हैं जो हिजाब के ऊपर ये बात हो रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, हिजाब पहनना ना पहनना किसी का पर्सनल मामला है जी, इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों पहनते हैं या क्यों नहीं पहनते, दैट्स इट।
ये कहाँ भी हुआ है, जहाँ भी हुआ है, जिधर भी हुआ, इट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है। और दूसरी बात ये जो है ना, ये आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, ये माँ बाप की तरबियत होती जी। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी बताएं। अगर आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे हो जाएं तो रह सकते हैं या नहीं रह सकते, मगर मैं आप ही से बात करना चाह रही हूँ, मगर अब तो सारे कॉलर एक दूसरे बाद में, क्योंकि अभी इंडिया में काम शुरू हो गया होगा, मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में। चले, बहुत शुक्रिया। मैं आप कॉलर को मैं शुरू से लेना चाह रही हूँ, होल्ड पे रहे, सबका मैसेज लूंगी, फिक्र ना करें। जी बोले। जी हेलो जी किस पे बात हो जाए, अभी तक तो हम उसमें ही घुसे हैं, पीटीआई की हुकूमत। नहीं, मैंने हटा दिया पीटीआई से, बहुत टाइम हो गया पीटीआई में बात करके, मैंने हटा दिया। मैंने जो नीचे का टॉपिक दिया, मैंने कहा आज इस पे भी थोड़ी सी बात कर ले। नहीं, हुकूमत होगी, मतलब गिर गई उसकी हुकूमत, ताकि मैं नीचे वाले टॉपिक पे बात कर लूं। नहीं, आप सोचे हुकूमत गिरे या न गिरे, पर नीचे वाले टॉपिक पे बात करें, अभी तो हुकूमत है। ये सारी चीजें, ये सब, ये अब आप फिर उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। छोड़ दें उसको, वो तो जमहूरियत में उलझा के रखा हुआ है, कोई किसने गिराने वाले छोड़े। भाई आप काम करें, आपको 100 बिस्मिल्लाह वोट फिर मिल जाते हैं, नहीं मिले तो बस आप गए, खत्म होगी बात, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। आप उन्होंने छोड़े। अब देखिए दूसरे टॉपिक में यही है, औरत मार्च के हिसाब से ना, जो वहां पे हुआ, बात यही की जा रही है ना, औरत मार्च पे ही बात की जा रही है ना, कि आखिर जब औरत जब मार्च है, अगर डे वुमेन्स डे है वो तो ठीक है। देखिए वुमेन्स डे जब होता है तो एक तरह से निकलती है ना, जब बहुत दफा जब वो तो कोरोना की वजह से लास्ट टाइम नहीं हुआ था, मगर जब कोरोना नहीं था तो तब निकली थी ना वहाँ पाकिस्तान की औरतें, तो उन्होंने कहा था मेरा जैसे मेरी मर्जी। तो अभी क्यों नहीं नारा लगाया जाता कि मेरा हिजाब मेरी मर्जी का नारा क्यों नहीं लगता, सवाल ये पैदा होता है। बताएं। ये चीज तो बोलने से वुमेन्स वाले भी बता पाएंगे ना, कि भाई देखें जहाँ पे हिजाब की बात आती है तो उसमें नहीं पहनने का, नहीं हम नहीं पहनना चाहते या हम नहीं पहन रहे। देखिए जबरदस्ती नहीं है, जो पहन रहे हैं तो उनके ऊपर एतराज ना किया जाए। कोई भी चीज इम्पोज नहीं कर सकते ना, लेकिन उसकी तालीमात के हिसाब से आप बोल सकते हैं ना कि भाई ये रूल्स रेगुलेशन के। अब देखे ना हमारे हमसाय मुल्क में भी क्या हुआ, भाई वो तो बाकायदगी से पहनते हैं, वो तो खुद कहते हैं स्टूडेंट के हम शुरू से पहन रहे हैं जब से बड़े हुए हैं, ये सारी चीजें। ये लेकिन जोर जबरदस्ती से तो आप कुछ भी नहीं करा सकते। इसमें चले होल्ड पे रहे, बहुत सारे कॉलर हैं, सबके मैसेज ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। कॉलर को ले प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हेलो जी। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम। जी ये देखिए, ये जो वाकया इंडिया में हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है, और बल्कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। देखिए ये वाकया जो हुआ, ये इंडिया के एक जगह कर्नाटक है जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, ठीक है। ये वाकया वहां पर हुआ है। अब इस वाकये को पूरे इंडिया के ऊपर रंग देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। ये एक पार्टी है जो कि वहां पे हिंदुइज्म के सिलसिले में, या कह लें आप इस्लामिज्म के सिलसिले में काम करती है, तो उस पार्टी को तो आप कसूरवार जरूर ठहरा सकते हैं, लेकिन आप तमाम इंडिया को एज ए होल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया एज ए होल नहीं, क्योंकि फिर आप उन लोगों के साथ ज्यादती करते हैं जो कि मतलब सपोर्ट करते हैं मुसलमानों को, या जो मिलजुल के रहना चाहते हैं जी। अब देखें, अभी इंडिया के रियासत के इलेक्शन हुए थे बंगाल में, 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 15 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़। वहाँ पे ममता बनर्जी जीती है, और वहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद जीती है, और बड़े मिलजुल के रहते हैं यहाँ जी। तो इसी तरह से जो है बीएसपी है, इसी तरीके से कांग्रेस है, अकाली दल है पंजाब में अपने। तो अब आप मसला कहने का ये है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं ये मिलजुल के रहना चाहती हैं, और ये जब बरसरे इक़्तिदार होती है या जहाँ जहाँ इनकी कमिट है वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम मुसलमान या क्रिश्चियन और दीगर अक़लियतों के साथ नहीं होते जी। तो हम जब बात करते हैं तो इंडिया एज ए होल यानी इंडियन नेशन को हमें ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। जो भी मखसूस तबका है, बीजेपी की हुकूमत है या जो आरएलएस के लोग हैं, वो अगर इस तरह करते हैं तो हमें डायरेक्टली उनको कहना चाहिए, ना कि एज ए होल इंडिया को कहना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फिर जो लोग आपकी हिमायत में निकलते हैं वो आपकी हिमायत में नहीं निकलेंगे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल एक तकसीम है, उसको बिल्कुल वाज़ेह करनी चाहिए कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको कंडेम करें आप, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और उसमें क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, और धीरे अक़लियतें हैं, सिख भी हैं, तो वो सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, और वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी हुकूमत है, यही कहना चाहता था मैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी जी, आपका जो दूसरा टॉपिक है जी,
उसमें मुख्तसरन मुझे ये कहना था कि जो इंडिया का जो वाकया है जी, इट्स नो इनडिफरेंट देन जो पाकिस्तान में अगर कोई खातून निकल जाती है पब्लिक में बगैर यानी कि ऐसे लिबास में जिसमें नकाब शामिल ना हो तो उसके साथ हुजूम जो हाल करता है वही हाल इंडिया में लोग जो है वो उनके साथ कर रहे हैं जो कि नकाब पहन के निकल रहे हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टू सिचुएशन। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आ जाती है, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या किसी और मुल्क में हो, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जो अकायद है, अपना जो उनका फलसफा है वो दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो जब तक हम अपने माशरों को ओपन नहीं बनाएंगे, टॉलरेंट नहीं बनाएंगे, जी 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 ये सूरत हाल चाहे इंडिया में हो, मैं उसकी मजम्मत यकीनन उतना ही तक करता हूँ जितनी मैंने मजम्मत उस वाकये की थी जो कि पाकिस्तान में होता है किसी खातून के साथ जब वो नकाब में नहीं निकलती है या नकाब में निकलती है, वहां पे तस्वीर का दूसरा रुख है। मगर जिन माशरों ने टॉलरेंस बिल्ड की है और इस बात को समझा है कि आपके जो मजहबी अकायद है वो आपके अपने लिए हैं, वो दूसरों पे ठूसने के लिए नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला भी कहता है कि भाई मैं तुमसे अपने जो जितने तुम मेरे खिलाफ अमाल करोगे, अगर कोई गलतियां करते हो तो मैं माफ करूंगा, मगर तुमने अगर हुकूकुल इबाद की कोई गलती की है तो वो माफ नहीं होगी, वो फिर वही माफ करेगा जिसका तुमने हक मारा है। जी, ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि भाई आपके जो मजहबी अकायद है वो आपके लिए हैं, मगर चूंकि तालीम की कमी है और एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इंडिया में जाहिर है हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, पाकिस्तान में दूसरी तरह की एक्सट्रीमिज्म है, बाकी ममालिक में और तरह की एक्सट्रीमिज्म है, उसकी वजह से ये सारे वाकयात होते हैं और इन दोनों वाकयात में कोई कमी नहीं है। हमें अपने माशरे को ओपन करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे मजहबी अकायद सिर्फ हम पे लागू होते हैं, ये माशरे पे लागू नहीं होते। आप जबरदस्ती उसको लागू नहीं कर सकते। अगर आप ये कोशिश करेंगे तो ये सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक, जी जनाब, जी, हेलो हेलो, हाँ जी बोले आप। वालेकुम सलाम, बोले जी मैम। जो हिजाब पे बात हो रही है तो वो देख टिकटॉक पर लड़कियां आगे कितना कुछ करती हैं और उसके बावजूद उनको इतनी शोहरत नहीं मिलती, और हिजाब है देखो उन्होंने अल्लाह की रजा पे खुशनुदी दी है और अल्लाह पाक ने उन्हें एक ही दिन में इतना मशहूर कर दिया। ये तो सिर्फ अल्लाह की इताअत है कि उसने अल्लाह की इताअत को पूरा किया और अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह ने पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन कर दिया। जी, मुझे तुम क्यों डराते हो, मुझे तुम क्यों सताते हो, तो जो करना है कर लो। एक सेकंड वो पूरा कर ले फिर मैं आपसे लेती हूँ। जी बोले, जी जी। तो चलो जो करना है कर लो, उठाओ लाठियां मुझ पर, मुझे बालों से तुम पकड़ो, मुझे हाथों से तुम पकड़ो, हिजाब है मेरी अजमत, हिजाब है मेरी हिम्मत, किसी का डर नहीं मुझको, मुझे बस डर खुदा का है, मुझे बस डर खुदा का है। जियो शहजादी। अल्लाह ताला जी हमारी बहनों को, सब बहनों को सलामत रखे। और ये पर्दा जो है ये शरई मसला है और बाकी मुसलमानों पर तो वैसे वहां पे बहुत जुल्म हो रहा है। आप देख ले तो वहां पे कोई ऐसा इलाका है ही नहीं जहां पर मुसलमानों पर वो जुल्म ना कर रहा हो मोदी और RRS के गुंडे जो हैं। और अब कश्मीर में ही देख ले, वहां पे तो एक बेटी के साथ हुआ और कश्मीर में कितनी बेटियां ऐसे सर से दुपट्टा उनके खींचा जा रहा है और उनको कैसे शहीद किया जा रहा है और उनकी जो अस्पदरी की जा रही है। तो ये तो इनका मिशन है, RSS के जो गुंडे हैं उनका तो मिशन है और ऐसे उन्होंने करना है। जब से मुफ्ती आया है वहां पे मुसलमान तो बिल्कुल जो है वो ऐसे हैं जैसे वो किसी उनका कोई हुकूक ही नहीं है, उनके हुकूक की पैमाली की जा रही है। बल्कि इनकी नहीं, वहां पे जितने भी वो मजहब बैठे हुए हैं, वो मजहब के पैरोकार हैं, वो सबके साथ ऐसा हो रहा है। सिवाय एक हिंदू जो है वो बच रहे हैं, बाकी सबके साथ ही ऐसा हो नारवा सलूक किया जा रहा है और नारा लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जितनी आजादी है दूसरे मजाहब को, इतनी इंडिया में नहीं है। इंडिया ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप मुसलमानों को देख लें, आप सिखों को देख लें, सिखों के साथ क्या किया जा रहा है। तो ये जो जमहूरियत का राग अलापने वाली की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे ऐसा कुछ है। उन्होंने सारा जो है ना वो ड्रामा किया हुआ है मोदी साहब। जी हेलो, जी जी बोले। जी मैंने कल भी इस वाक्य पे बात की थी, शायद किसी ने भी नहीं की थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस बहादुर लड़की ने जिस तरह से मोदी का चेहरा सबके सामने लाए हैं, ये वाकयात तसलसल से हो रहे हैं। इसमें यानी मुसलमान, अब तो वीडियो ऐसी ऐसी सामने आ रही हैं कि वो स्कूल कॉलेज की लड़कियां जा रही हैं और जो उनके गुंडे हैं वो उनके ऊपर पानी की बाल्टियों से पानी फेंक रहे हैं
मतलब सोशल मीडिया पे वो घिनौनी वीडियोस आ गई हैं, उनके रुपट्टे फेंके जा रहे हैं, मतलब शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर हम अब भी ये कहें कि ये मोदी सरकार की कुछ डिप्लोमेसी से काम ले, इस मोदी ने जितना घिनौना काम कर रहा है ना ये मुसलमानों और दूसरे लोगों के साथ, अभी सिखों के साथ क्या होता रहा, कितने अरसे तक वो बेचारे इनके मुजालिम का शिकार होते रहे। तो अब मुसलमान लड़कियों, ये हर लड़की का राइट है कि वो अपना हिजाब ले, अपना बुर्का पहने, जो भी वो अपना जिस्म ढांपना चाहती है इस्लामी असूलों के मुताबिक। तो किसी को ऐसी कोई वो नहीं है कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये उनका राइट है उन लड़कियों का। और जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, और ये आप देखें वहां से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और ये एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी कि जब मोदी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये गली मोहल्लों में लड़ाई होगी, ये मैं बता दूं आपको। ये कब तक जुल्म करेंगे, और ये कब तक मतलब किसी की इज्जत जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है लड़कियों की, वहां पे शर्म की मतलब डूब मरने की मुकाम है। और हम उनको कहते हैं नहीं बाकी तो सब लेपापोती करके हम उनको कहेंगे हर जगह तो सही है, बस कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती हैं, तो वीडियो सारी की सारी सामने आ जाती हैं। आप देखें कि कोई कोर्ट उनकी मस्जिद गिरती है, कोई कोर्ट उनके ऊपर फैसला नहीं देती कि ये गलत हुआ। अभी इस वाक़े के ऊपर भी जो है, जब हुआ कि ये जो है ये गुंडे ये काम कर रहे हैं, तो कोर्ट ने क्या कहा कि हम इसके लिए लार्जर बेंच बनाएंगे, मैं इसका फैसला नहीं दे सकता। आप अंदाजा करें, कभी भी मुसलमानों की फेवर में थोड़ी आते हैं फैसले। देख लें आप। चलें, आ गया आपका मैसेज जी। फेवर में फैसले आते हैं और दुनिया में नहीं आते। इंडिया तो एक नंबर का वो काम कर रहा है जो किसी ने ना किया हो, और स्पेशली ये मोदी की गवर्नमेंट सबके सामने एक्सपोज हो गई। इसका घिनौना चेहरा सबके सामने खुल के सामने आ गया। ये तो आज एक लड़की सामने आई है, पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो सामने भी नहीं आई। वो बता रही थी मुस्कान, उसने इंटरव्यू दी है कि 3-4 और लड़कियों के साथ हुआ, वो रोती हुई दूसरी क्लास में बैठी हुई है, जिनके रुपट्टे खींचे जा रहे हैं। चले, सही है जी। जी हेलो जी। जी जी, मैं पिछले 24 मिनट से आपको कॉल कर रहा हूँ। आपने तो हमें इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं उसकी कॉल का जवाब दे सकूं जो स्पीच देके गए हैं मुझे। तो अब आपने 24 मिनट के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम कॉल ना किया करें तो हमें बता दें कि भाई कॉल ना किया करो। यहाँ 24 मिनट से कॉल कर रहा हूँ और आप मेरी कॉल नहीं ले रहे। कॉल मैं ले रही हूँ, आपको होल्ड पे डालती हूँ, आप ड्रॉप हो जाते हैं। आप ड्रॉप ना हो तो आपको एयर करूँ। मेरी कॉल नहीं ली। I'm mad as hell with you, okay? Bye. जी 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 देखें, ये जो इंडिया में वाकया हुआ, ये इंतहाई जो है गलत बात हुई। अपना इंसानी हकूक के खिलाफ है, मजहबी रवादारी के खिलाफ है, इखलाकियात के खिलाफ है, सब कुछ है। लेकिन ये बात खाली मुसलमान या नॉन मुस्लिम की नहीं है, ये बेसिकली इंसानी हकूक का मसला है और अदम बर्दाश्त का मसला है। जब किसी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त पैदा हो जाए तो वो कौम इखलाकी तौर पर तबाही की तरफ जाती है। जब कौम इखलाकी तौर पर तबाही की तरफ जाती है तो रियासत की तबाही की तरफ जाती है। हम इसका बहुत अरसे से शिकार हैं और इंडिया जो है अब उसी अपना नक्शे कदम पे ऊपर चल पड़ा हुआ है जहाँ पे मजहबी रवादारी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। अब बात यह है कि हम इंडिया को तो अपना वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये गलत जो अपना तकलीफ दे अपना वाकयात होते हैं दुनिया में, उससे हमें खुद भी सबक लेना चाहिए और हमें अपने ऊपर मुंतबिक भी उसका जायजा लेना चाहिए। कि आप ये देखें कि वहां पे वो जो लड़की है उसने अपना अल्लाह अकबर का नारा लगाया, श्री राम जो भी नारा वो लगा रहे थे, वो सैकड़ों बंदे थे, ये अकेली ने जुर्रत का मुजाहरा किया। आप ये तसव्वुर करें कि अगर पाकिस्तान में एक कॉलेज में सारे मुसलमान इस तरह नारे लगा रहे हों और एक हिंदू जो है वो श्री राम का नारा लगा सकता है, उसके साथ वही सलूक होगा जो उसके कोर्ट में वो श्रीलंकन के साथ कर दिया गया। तो इसलिए जब हम दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं, हम अपना गिरबान में भी हमें झांकना चाहिए कि हम कहाँ पे अपने इखलाकी इक़्तिदार को जो है वो अपना खड़ा कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पेशावर में
2 पादरी अपना वहां पे उनको शहीद किया गया। ये हालत रियासत की ये हालत है कि वज़ीर आज़म साहब को तकलीफ नहीं हुई कि उनको जाके उनकी अशक पोशी करते। किसी वज़ीर आला को तकलीफ नहीं हुई कि उनके घर जाके उनसे ताज़ियत कर लेता। किसी वफाकी वज़ीर को तकलीफ नहीं हुई कि वहां पे जाके उनसे हमदर्दी के 2 बोल कह लेता। तो जब आपका अपना जो है वो अपना तर्ज अमल रहता है तो दूसरों को आप इस तरह तकीद का निशाना नहीं बनाएं। जो गलत बात है उस गलत काम की को जरूर मजम्मत करनी चाहिए और उसके जो है हर लेवल पे उसको मजम्मत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी 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 ये देखें, ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। ये इंडिया से पाकिस्तान में आ गए और कह रहे हैं कि मफरूजे पे तसव्वुर करें कि ये काम यहाँ पे हो, किसी हिंदू के साथ हो। ये गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल इंडिया की बात हो रही, इंडिया तक रहे, तसव्वुर क्यों करें हम? आप अच्छी बात करें। और कह रहे हैं किसी का जनाजा हुआ, इनके हिम्मत नहीं हुई और जनाजे में जाने। अभी आपका फिर वही बात आ जाती है, आपका जो शरीफ कैदी और टीटी शरीफ कैदी, मैं तो दोनों को कैदी बोलता हूँ, कि 14 लोगों को गोली मारी गई। कोई MNA MPA गया, कोई आपका वजीर आजम गया, वजीर आला गया, वजीर आला के घर के पास 12 लोगों को मॉडल टाउन में मारा गया, कोई गया। तो आप ऐसी बात नहीं करें। जो टॉपिक है, आप पाकिस्तान को हर जगह बदनाम नहीं करें। हम क्यों तसव्वुर करें कि अगर हिंदू को ऐसी करेगा और आप पाकिस्तानी छोड़ देंगे? आप गलत बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, जब होगा तो इस मौजू पे बात करेंगे। वक्त से पहले आप इंतजार फैला रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी जी वो आपने ना एक नया पंडोरा खोल लिया है। सही कह रहे हैं, अभी नया पंडोरा खोल गया है। भट्ट साहब ने जो बात की अभी, भाई आके उसके ऊपर तकरीर करके गए। अभी भट्ट साहब का जवाब ले लूं, 1 सेकंड में आपसे इनका जवाब ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। फिर ये कहेंगे मेरा जवाब नहीं लिया। जी बात यह है कि चाबी वाले तोतों, ज़हनी तौर पर मफलूज लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। सियालकोट में क्या हुआ था? जो सियालकोट में श्रीलंकन जो मैनेजर ने क्या गलती की थी? क्या आपने उसको जला के राख कर दिया, बल्कि उसकी राख की भी राख निकाल कर दी। हकीकत है, ये मफरूज़े नहीं, ये हकीकत है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने से मसाइल जो है माशरे के वो हल नहीं होते। तो अपनी माशरती बुराइयों का इदराक करेंगे तो फिर आप अपनी सही पोजीशन के ऊपर खड़े होंगे और उसका हल भी निकलेगा। अगर आप आंखें बंद करके कहेंगे कि सब अच्छा है, इमरान खान के फुजले के ऊपर चीनी डाल के उसको गजरेला खाए समझ के खाएंगे, तो फिर मसाइल कभी नहीं हल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी अब बोलें जी। एक तो जब है ना, एक बात सुन जी। जब है ना कॉलर, अब देखें उनकी कॉल आ रही है जवाब देने के लिए। अब ये देखिए कॉलर के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। अरे भाई थोड़ा सब्र कर ले, मैं दूसरे कॉलर की बात कर लूंगा। वो देखे ना, वो अमेरिका वाले कॉलर कह रहे हैं कि मैं जवाब देने आया था एक कॉलर का। पहले मैं होल्ड कर रहा हूँ। नहीं किसका? जी 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 इनको कहे कि नवाज शरीफ कैदी या मरियम कैदी के फुजले पे आप इंजॉय करें। ये गलत बात करते हैं मेरी बहन। इनको आप रोका करें कि इनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ फेसबुक पे है। हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप टॉपिक पे रहे। ये इन्होंने क्यों नहीं कहा कि 12 आदमी मॉडल टाउन पे मरे, कोई वजीर आजम गया, वजीर आला गया? तो ये बात घुमा फिरा के इनके सर पे सवार है इमरान फोबिया। ये दुनिया में कुछ कहानी हो रहा है, इमरान की तरफ आते हैं। तो बात ये है कि भाई आप इसका जवाब देना क्यों नहीं किया वजीर आला? कोई MNA MPA गया, कोई वजीर आजम गया आपका कैदी? तो आप इमरान खान को बोले, अपनी भी बात किया करें। थैंक यू सो मच। जी 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 देखिए, मैं पहले भी कहूँगा, ये एक अहम बात है। जब हम बात करते हैं तो हम हिंदू एज ए होल क्यों कहते हैं? जब आप हिंदू एज ए होल कहेंगे तो मैंने पहले भी कहा कि जो लोग आपकी हिमायत में निकलते हैं वो आपकी हिमायत में निकलना बंद कर देंगे। आज भी वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुई जिसमें मुसलमानों के अलावा हिंदू और दीगर अक़लियतें भी शामिल थी जो आपके हक में मुजाहरा कर रही थी। तो फिर ये बहुत अहम बात है कि आप देखें, मैंने अभी मिसाल दी बंगाल की, ईस्ट बंगाल की। वहां पे ममता बनर्जी है, वो भी तो हिंदू है। या सिख अगर पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, अकाली दल वाले या कांग्रेस, वहां पे तो मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जी ठीक है ना। इसी तरह और भी बहुत सारी रियासतें हैं जहाँ पे कांग्रेस है या दीगर जो है वो पार्टीज बरसर इक़्तिदार है, तो वहां पे इस तरह के प्रॉब्लम नहीं है।
ये वहां हो रहा है जहां आरएलएस के लोग अगर स्ट्रांग है या बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो आप खुदा के लिए हिंदू एज ए होल कभी भी आप उनको नहीं कहें कि या हिंदू ये कर रहे हैं, नहीं। कुछ मखसूस लोग हैं जो बीजेपी के कारकुन है या आरएलएस के कारकुन है, वो ये कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको फिर भूल जाते हैं जो आपकी हिमायत में दूसरे लोग निकलते हैं। और अगर नहीं तो आज पढ़े एक बार में, देखें आप न्यूज में कि कितने लोग आपकी हिमायत में निकले जो मुसलमान नहीं थे। तो फिर आप जरा सा जब बात करें तो ये सोच समझ के, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसी तरह कोई अगर मुसलमान एज ए होल कह दे तो क्या सादे हम क्या दहशतगर्द हैं जो हम ये बम ब्लास्ट करते फिरते हैं? ये वो लोग हैं मुसलमानों में जो जिनके नाम के मुसलमान हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हम जजमेंट हमें नहीं देना चाहिए पूरी कौम को। हम एज ए कौम, भाई 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, आप ये ध्यान में रखिए। और वहां पे इंसिडेंट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है इसको हाईलाइट करना जरूरी है। तो एज ए होल किसी भी नेशन को कह देना कि ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मेरा मौक़िफ़ है, यही मैं कहना चाहता था। जी, अब आप बोले ना आपका नंबर नहीं आने वाला, ये लोग सवाल जवाबों पे शुरू हो गए। जी, मैंने कहा था, अरे मैं आप नहीं इनसे ले लूं, ये इतनी देर से सवाल जवाब ही शुरू हो गए। जी जी बोले। जी मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए भट्ट साहब ने जो बात की है ना, वो गहरी बात की है उन्होंने। जी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कर दी जो मुल्क के खिलाफ हो। जी, चले वो तो मुसलमान है, मैं तो क्लियर से मेरा ताल्लुक है ना पाकिस्तान से। जी, आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान में नहीं ऐसा होता? क्या हम सबको पूरे दिन इल्जाम ठहरा दें? जी, कितना नहीं रहते हैं, नहीं, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक किस्सा सुनाने वाले थे जो मैंने आपको स्टॉप किया था अपना। हाँ, किस्सा ये हुआ कि अब क्या बोले, क्या है ना, वो बिल्कुल ऐसी कहानी मेरे साथ हुई कि आप चाय पी लो, आप खुद नाश्ता बना लो। अरे भाई क्यों? सही, ठीक है। तो उसके बावजूद कि आप देखो कि ये माँ बाप की वो होती है। सही कह रहे हैं आप। अब आप ये देखें ना कि अभी आ जाएगा जो वुमेन्स डे बनाया जाएगा, तो आप देखिएगा ना कि उसके अंदर सेम वही चीजें आएंगी ना जो जिस तरह पहले हुआ था। आपने भी देखा था कितना इशू उठा था, कितना ग्रुप निकले थे, किस कदर के बैनर ले रहे के लोग बाहर निकले हुए थे और क्या क्या उनपे लिखा हुआ था, ये आप लोगों ने भी देखा होगा ना। जी जी जी। तो अब आप देख, जी जी जी, होता पता क्या है, जहाँ पे सिर्फ बेटियां और माँ बाप हो ना, तो वो अगर एक कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं अगर बेटियां काम कर रही हैं और घर वालों को सपोर्ट कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वही बेटियां उनकी जब शादी हो जाती है ना और वही माँ बाप की एक बेटी के घर रहने आते हैं ना, तो उस बेटी का घर उजड़ जाता है। क्यों? इसलिए कि वो बीच में अपने वही उसी पे आ जाते, नहीं जी ये तो हमारी बेटी का घर है। और कहीं गलती से वो बेटी ज्यादा कमाने लग जाए तो फिर तो शौहर की शामत है। ठीक है। तो बात ये है कि हमेशा आप सिखाएं बहनों को, बेटियों को सिखाएं शादी से पहले कि आपका काम है शौहर के साथ उसके शाना बिशाना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो आप उसकी जरूरियात का ख्याल रखें भाई। जी जी जी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मर्द भी अच्छे होते हैं। जी जी जी, नहीं ना मर्द ना औरत, आपको देखें जो मर्द के हकूक है वो मर्द करे, जो औरत के हकूक है वो औरत करे, मगर एक तमीज के दायरे में इज्जत के साथ दायरे करे। ऐसे नहीं चलेगा कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा। ये जो हमारे मुल्कों में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें होती हैं, तो उस पर किसी ना किसी को आवाज उठाना चाहिए, पर कोई उठाता नहीं है। ये मैंने पहले भी बहुत दफा ये टॉपिक किए हैं, मगर कोई कॉलर बात करने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से मैं फिर स्टॉप हो जाती हूँ। वरना इस पे हमें बात करनी चाहिए। देखिए ना, मर्दों को भी इतनी शेरी नहीं देनी चाहिए, हर मर्द को वो नहीं बताना चाहिए। इस्लाम ने औरत का भी बहुत बड़ा मकाम है, मगर उसको भी चाहिए कि वो अपने राइट्स को समझे, और मर्द को भी चाहिए वो भी अपने राइट्स को समझे। मर्द भी बहुत ज्यादा जाती कर जाते हैं औरत के साथ, तो ये चीज है जी। तो मगर कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं होता असल में, इस वजह से यहाँ पे बात नहीं की जाती। पहले होती थी, लेडीज भी आती थी, जेंट्स भी आते थे, आराम से बात करते थे इन टॉपिकों पे, मगर अब कोई करता ही नहीं है। अब तो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही लोग बात करते हैं, तो वही टॉपिक में हाईलाइट करते हैं। लेकर आएंगे तो पॉलिटिक्स वाले लोग आएंगे जी। मैंने पहले, आप एक बात सुनिए कि पहले मैं ना दोनों टॉपिक देती हूँ, मगर कोई भी देख ले। आज मैंने नीचे वाला टॉपिक खुद ही शुरू किया, तो आप लोगों ने थोड़ी बात करनी शुरू की, वरना आप लोग बात ही नहीं करते। आप यकीन करें कि ऊपर के टॉपिक पे ही सारी गुफ्तगू होती और एंड हो जाता शो का। 2 घंटे मेरी बात होती। मैं कितनी दफा मैंने नीचे वाले टॉपिक पे बात की, कोई भी कॉलर बात नहीं करता, सब आराम से बैठे हुए शो देख रहे होते हैं, आते ही नहीं, आवाज उठाते ही नहीं किसी चीज पर।
जी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं कनाडा नया आया था तो मेरे ज़हन में ना एक बड़ा खन्नास भरा हुआ था कि ज्यादातर तलाकें इधर ही होती हैं। जब मुझे दूर दूर के इलाकों में जाके मेरा वास्ता पड़ा ना उन लोगों के साथ, आप यकीन करो उनकी फैमिली लाइफ बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे वहाँ होती है जी, और खासकर इटालियंस की तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि वो खनास हमारे मुल्क में भी आ गया हुआ सेम। और अब की हमारे लोगों में ज्यादा हो गई है ये तलाक की शरह। आप देखें ना, ज्यादा यहाँ पे भी बेतहाशा है, हमारे अपने मुल्क में भी बहुत ज्यादा है। तो मैं तो अब देखे ना, जो एक और शो करती हूँ ट्यूसडे वाले दिन, तो उसमें ही ज्यादातर बात करने लगी, इसलिए कि इस टॉपिक यहाँ पे तो बात ही नहीं होती, इस टॉपिक पे, जनरल टॉपिक पे बात नहीं होती है, सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात होती है इस शो में के अंदर। तो मैं एवरी ट्यूसडे करती हूँ और उस पे आवाज उठा रही हूँ, काफी अच्छे बल्कि मुझे मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है उसके ऊपर। तो जरूर अगर आपके पास हमारी औरतों और मर्दों ने मीडिया का ज्यादा लेना शुरू कर दिया, जो ड्रामे और ये वो ना उल्टे ड्रामे। और देखे ना, मैंने अभी जो टॉपिक दिया था ट्यूसडे को, तो यही टॉपिक दिया था कि मीडिया जो है, सोशल मीडिया का कितना असर होता है बच्चों की ज़हन पर। आपकी क्या राय है? अब मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे को यही टॉपिक दूंगी कि हमारे, पहले तो मैंने बच्चों का दिया था, दूंगी कि बड़ों पे क्या असर होता है, इस पे जरूर बात करूंगी जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आ रहे हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जब भी आप आते हैं फैसल भाई मुझे ब्रेक की तरफ जाना होता है, चली जाऊं ब्रेक की तरफ छोटे से, फिर उसके बाद आती हूँ, फिर आप दोनों को लेती हूँ, ये बट साहब को भी कह दूं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जी हेलो जी, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। चलें ठीक है, फिर ब्रेक के बाद आपकी कॉल लेती हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। हम गए थे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उन्हीं को यार करते हैं। जी हेलो जी, बोलिए। जी 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 हेलो जी 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 बोलिए, आवाज आ रही है। मेरा ख्याल अभी अब आप भूल गए कि आपको बोलना क्या था। हो गई क्या? अरे मैं ऑन एयर ही हूँ, आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? प्लीज, अब लाइव शो में बोल रहे हैं, आप तो लग रहा है कि नए कॉलर बन गए। बात सुने, आप तो बिल्कुल नए कॉलर की तरह कर रहे हैं कि जो पहली दफा फर्स्ट टाइम कॉल आती है ना, तो वो ये कहते हैं कि सुने हमें बात करनी है आपसे। अरे आपने लाइव शो में कॉल किया? नहीं, हमें लाइव जाना है, ये इस शो में बात करना चाहते हैं। वही आपने कहा मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ। समझे मैं नया कॉलर हूँ। आप बिल्कुल नए कॉलर की तरह कर रहे हैं जी। मैं नया कॉलर हूँ। देखिए, अभी किसी ने आकर बात करिए, RSS की, अभी किसी ने बात करी आकर मोदी की, ठीक है, और किसी ने बात करी हिजाब की। देखिए, हिजाब जो है ना जी, मर्जी है, कोई हिजाब ले या नहीं ले, ठीक है, वो तो हमने भी कहा कि मर्जी जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी का। देखिए, अब हिजाब में क्या क्या होता है नया पाकिस्तान में, वो हमें पता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जितने फोर्स कन्वर्शन जितना पाकिस्तान में होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता है। आप देखें कि हिंदू मज़ाहिब की जो लड़कियां हैं, उनको उठा कर ले जाता है पाकिस्तान के अंदर, और उनको बाय फोर्स कन्वर्ट किया जाता है दूसरे रिलीजन में, और उनसे बाय फोर्स शादी की जाती है। तो इस किस्म की जो सूरत हाल रियासत मदीना नया पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। अब जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी को तो ग्लोबल लीडर का है ना, ठीक है, फॉलोड बाय बाइडेन और ट्रूडो। तो आप ये देखिए, जब ग्लोबल लीडर है मोदी, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ पैरामीटर्स किए हैं ना बनाने के लिए। तो उसमें एक मज़ाहिब का भी एक पैरामीटर आता है उसके अंदर, कि जितनी आजादी सेकुलर भारत में मज़ाहिब को है, जितने मज़ाहिब दुनिया में है, सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर है। भारत का कल्चर सबसे मुनफरिद दुनिया के अंदर। भारत में जितने मज़ाहिब है, वो सब के सब बहुत ज्यादा मज़ाहिब है, और सबकी इंफरादियत है हर मज़ाहिब की। आप देखिए, वहां पर जो है ईसाई है, वो हर तरीके से वो रह रहा है, और अपने जो मज़ाहिब की जो तकरीबन वो कर रहा है। मुसलमान है वो आजाद है, हिंदू है वो आजाद है, सिख है वो आजाद है, ये हर किस्म, जूइश है वो आजाद है। तो हर किस्म का मज़ाहिब वहाँ आजाद है। भाई, आपके यहाँ तो लड़कियां उठा ली जाती हैं, और उसको उठाने के बाद क्या किया जाता है, उनके साथ बाइफोर्स शादी कर दी जाती है। मैं आपको हिजाब की बात बताता हूँ। आप कायदे आज़म के मज़ार से ले जाएं, कायदे आज़म के मज़ार पे आपको सैकड़ों ख़वातीन मिलेंगी हिजाब पहने हुए, लेकिन क्या वो गलत कामें करती हैं। तो हिजाब जो है हमारे एक मॉडल रह गया। हिजाब वो हिजाब नहीं है जो हिजाब था पहले। ये हिजाब की कहानियां खत्म हो गई हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठ और मुनाफा करता है ये। पाकिस्तान कौन कहता ला इलाहा इल्लल्लाह? ये सब गलत बात है सारी की सारी। आपने दो कौमी नजरिया लिया, आपने कहा एक हिंदू एक मजहब है, यार एक मुसलमान है। तो यार आप निकालो वहां से मुसलमानों को इंडिया से, ठीक है, आप हिंदू है, ठीक है, हिंदू का है हिंदुस्तान, तो हिंदू रहेगा वहां पर। तो जितनी आजादी मोदी ने दी है समीना जी, कोई किसी दुनिया में किसी आजादी का किसी ने मुल्क ने नहीं दिया जितनी आजादी मोदी ने दी है। और सेक्युलर की बात करते हैं, आप किसी भी हिंदू से बात करें, आप किसी मुस्लिम से बात करें,
सारे मुसलमान और सारे हिंदू मिलकर रहते हैं वहां पर। ठीक है, मेरे भी दोस्त है यहाँ पर हिंदू, आप सबके दोस्त है वहां पर। ठीक है, मेरे इंडिया में भी दोस्त है हिंदू। ठीक है, लेकिन सारे लोग मिलकर वो करते हैं। हमारे यहाँ खन्नास फैलाया है इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने खामखाई का एक कहानी रचाई। उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू जो दुश्मन है हमारा, इंडिया हमारा दुश्मन है। अरे भाई कितना का तुम्हारे क्या औकात है, पित्ती ना पित्ती का शोरबा, तुम्हारे कोई उसके साथ कोई मैच है ही नहीं इंडिया के साथ। तो कहाँ भिखारी और कहाँ वो इंडिया है। तो आप जो है ना, इंडिया तो ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप भी, आजादी इंडिया के अंदर है, कहीं और नहीं है। इनको आजादी का मतलब क्या पता? पाकिस्तान को आजादी 75 साल हो गया, पाकिस्तान में आजादी कहाँ है? कौन कहता है आजादी है? मैं कहता हूँ आजादी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कहाँ है आजादी? हर कोई जो है ना गिरस मुश्तरी वहां पर। तो आप कंपेयर मत करो इंडिया के साथ, आप कंपेयर नहीं करो। आप हो, आपकी औकात इतनी है कि आप जाकर सुमड़े से भी नीचे होकर रह गए हो, और आकर बात इमरान खान नियाज़ बात करते हैं RSS की। अब जितने तुम हो, जितने तुम फाशिस्ट हो, और जितना तुमने जो चले 3 मिनट रह गए, बहुत हो गया आपका, ओवर टाइम हो गया बस। सियासत पर लड़ाई झगड़ा चले, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ गया, जज्बाती ना हो, कल जल्दी आइएगा, टाइम है मुकर्रर। इनका 3 मिनट रह गया, सिर्फ 2 मिनट का मैसेज देती हूँ उनका भी। जी हाँ जी 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 जी। बात यह है कि मैं इनसे एग्री नहीं करता कि वहाँ पे आप मोदी के आने के बाद जो है वो कुछ सेकुलर रहा। इंडिया था सेकुलर, वहाँ पे लोग रहते। चले, शुक्र करें आपने भी इनकी बात पर डिसएग्री किया। लेकिन अब वहाँ पे भी अदम बर्दाश्त का, देखे मैंने पहले बात, जी 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 जी, ये मजहब का नहीं है, ये इंसानी हकूक का मसला है जी। लेकिन जो अभी वाले सोचते हैं उनको समझ नहीं आती। मैंने इमरान खान का तो नाम ही नहीं लिया इशू के ऊपर, दूसरे इशू के ऊपर। जी जी जी। ये तो उनको अपना मॉडल टाउन याद आ जाता है या कैदी याद आता है, वो याद आता है उनके ध्यान में। असल में इमरान खान ही बैठा है इसलिए। जी हाँ, बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि बतौर इंसानी एक इंसान पे हर शख्स को हक हासिल है कि वो हिजाब पहनना चाहता है, नहीं पहनना चाहता, वो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। जो पहनना चाहता है, जो कोई पहनना चाहता है, उसको रोकने का किसी को हक नहीं है। सही, ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि यही चीज जो है, क्या आप पाकिस्तान में इस तरह अलाउ करते हैं? क्या किसी क्रिश्चियन को जो है वो अपनी मर्जी का नारा एक पब्लिक प्लेस पे लगाने देते हैं? क्या हिंदू को जो है किसी सड़क के ऊपर आके जुलूस निकाल के श्री राम का नारा लगाने देते हैं? मेरा पॉइंट ये था, इसमें बर्दाश्त जो है अगर वहाँ गलत है, हमें भी अपना जायजा लेना चाहिए, अपनी इसमें बर्दाश्त को जो है। ठीक है, नहीं बस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कॉलर है, 2-3 कॉलर आ रहे हैं, मगर मैं इनको भी नहीं ले रही। खुदाफिज कहूंगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी 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 जनाब। नहीं, मैं तो ये समझा था कि प्रोग्राम एंडिंग की तरफ है, बस एंडिंग की तरफ है, समझ ले। मगर वो आ गए ना एक कॉलर, उन्होंने इतना जज्बात में अपना पूरा स्पीच दी और टाइम तो ही नहीं मेरा, मगर सुन लिया मैंने। चले 1 मिनट है आपके पास भी, आप दे दें जो भी जवाब दें। 1 मिनट है, सही है जी, 30 सेकंड, बल्कि 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड दे दें बस। एक खास एक इलाके में हो रहा है, अगर लोगों में हो रहा है तो उसको संभालने के लिए उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प करे। ये नहीं कि वो एक उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, न्याता छोड़ दें और इस तरीके से जुल्म सितम की बात हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी बात है, बहुत सारी कौमें रह रही हैं इससे इंडिया में, कोई शक नहीं है। तमाम मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, तमाम एक पड़ोस में भी हैं। ये नहीं है कि दूर पे रह रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए उसी इलाके के जो भी वजीर हैं या वजीर आला है कर्नाटका के हैं, वो उसमें शामिल हों, ताकि इस चीज को, इसका सोल्यूशन निकले और फिर दोबारा से जिंदगी एक नॉर्मल हो वहाँ पे भी। क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान हैं, इसमें कोई नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, सब मज़ाहिब के लोग हैं। लेकिन एक खास जगह पे अगर हो रहा है तो वो जिम्मेदार फिर उसका वजीर आला है या उनके वुज़रा हैं वहाँ के। देखिए, वो कॉलर ने सही कहा कि अगर कोई हिजाब लेना चाहता है या बुर्खा पहनना चाहता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। जबरदस्ती किसी के साथ आप कर नहीं सकते, मगर उसके साथ आप कुछ तशद्दुद भी नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसका हिजाब पकड़ के घसीटें या आप उसके बुर्खे को घसीटें, ये आपको कोई हक नहीं पहुंचता। इसके ऊपर हाँ जरूर एक्शन लेना चाहिए, और उसकी मर्जी है, अगर वो पहनना चाहता है जो भी वो पहने इज्जत के साथ। वो कोई आज के तो नहीं पहन रही ना, लड़की का जैसे बयान है वो तो जब से बड़ी हुई हो कहते हम तो पहन। लाजमी बात है, देखिए ना, हर चीज का एक माहौल होता है, एक घर का माहौल होता है, एक तरबियत होती है। ये हमारे इस्लाम ने इस चीज को कहा है कि पर्दा जरूर करें, पर ये कि जरूरी नहीं कि वो ये भी नहीं कहा कि बहुत ज्यादा बगैर पर्दे के जाएं। ये तो देखिए, मजहब की तो कोई इस तरह मैंने आपको बात ही नहीं की यहाँ पे बैठ के। मैंने सिर्फ एक इशू, जी
एक जो है देखिए, एक जनरल बात करना चाह रही थी, जिस तरह उन्होंने आके भी कहा कि भाई क्रिश्चियन और हिंदू जो भी होते हैं तो उनके मजहब के ऊपर अगर बहुत ज्यादा, जिस तरह फैसल भाई ने आके हाईलाइट कर लिया कि भाई उनको उठा लिया जाता है और गलत तरीके से मजहब को चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद शादी की जाती है, ये समझ ले टोटल डिफरेंट टॉपिक हो गया। और टॉपिक मेरा ये था, बात ही नहीं हुई, ये कोई बात नहीं। चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप सब लोगों से। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते बस यही कहेंगे, और एक और कॉलर को जो नाराज हो गए अमेरिका वाले कॉलर, वो गलत समझे कि मैंने उनको शायद एयर नहीं कर पाई, मगर मैं उनको होल्ड पे डाल रही थी, पर वो कट करके वापस चले जाते थे तो कोई ना कोई कॉलर आके अपना मैसेज दे रहा होता था, तो फिर वो मैसेज पूरा लेने के चक्कर में आपका मैसेज नहीं डिलीवर कर हो सका। तो कल मैं ये समझू इस प्रोग्राम का ये जो आखिरी जो ये 2-4 मिनट थे सुकून के सांस के थे, मैं ये समझता हूँ जी कि पहले सुकून के सांस के थे कि आपने सुकून के साथ बात की, आपको मौका मिला, जबकि आप ये वाहिद कॉलर हैं, यकीन करेंगे इनको बहुत कम टाइम मिलता है। हालांकि फर्स्ट कॉलर ये होते हैं मेरे साथ प्रोग्राम में, 2-4 दिन से यही हो रहा है, मगर इनको टाइम बस मैं मुश्किल से थोड़ा सा देने के बाद फिर लास्ट में इनको एयर करती हूँ, और ये पूरे वक्त मेरे साथ होल्ड पे रहते हैं। और वो देखें बार बार ना अमेरिका वाले कॉलर को तो बार बार एयर किया जाता है, मगर फिर भी वो नाराज हो गए, कह रहे हैं कि आपने मुझे एयर ही नहीं किया। नाराजगी की इसमें कोई बात नहीं। देखिए प्लेटफॉर्म ऐसा है कि भाई तनकीद करें तो तनकीद करें, बस अगर आप देखिए होता क्या हो ये रहा है कुछ पिछले 10-15 दिन से भी। मैं चले अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत देर हो गई, कल हम बात करेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। चले ठीक है, इंशाल्लाह कल